हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए फिर से एक नया चैप्टर ले आई हूँ, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस बताऊंगी, जो कि पहली बात तो इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, पूरा चैप्टर इसी वीडियो में होगा और एक ही वीडियो में हो जाएगा और क्वेश्चंस के साथ होगा। ये चैप्टर भाई 1 से 1.5 घंटा लेगा, 1 घंटा 30 मिनट लेगा। ठीक है, बस 1 से 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा यहीं पर ही। तो बात आती है कि इस चैप्टर से हटकर मुझे कुछ बातें आपको बतानी है जो कि बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं आपको एक बात बता दूँ, मंडे वाला दिन जो कि है 17 नवंबर। ठीक है बेटा, इस दिन आई विल बी गोइंग लाइव। ठीक है, एक नए वीक से एक नई शुरुआत कर रहे हैं हम। लाइव जाऊंगी मैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो लाइव जाने का मेरा पर्पस ये है कि मैं उस लाइव में आपको करवा रही होंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्या करवा रही होंगी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टार्ट। देखो, मेरा पूरा वादा है कि मैं कम से कम 50 क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगी फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर। और मान लो जैसे कोई हाई वेटेड चैप्टर है तो उसमें 50 प्लस भी हो सकते हैं, ऑफ कोर्स। ठीक है, जो हाई वेटेड चैप्टर होगा उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मात्रा ऑफ कोर्स बढ़ सकती है। ठीक है, और जो थोड़ा कम वेटेज का चैप्टर है उसमें 50 तो क्वेश्चंस आपको मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आई विल बी गोइंग लाइव ऑफ कोर्स, तो लाइव में आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगी। अच्छा, बात आती है कि मैम या तो आप क्या करो, डायरेक्टली हमें प्रोवाइड कर दो, क्या पीडीएफ प्रोवाइड कर दो डायरेक्टली कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लें। मैं नहीं चाहती आप डायरेक्ट पीडीएफ पर जाएं और पीडीएफ को सेव कर लें और सेव करने के बाद उसको बस रख लें अपने पास। वो आप करें ही ना। बोर्ड में 1-2 दिन पहले बैठकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं होते हैं, उस टाइम सिर्फ रिवीजन का टाइम होता है। ठीक है, उसमें क्वेश्चंस कर कर भी रिवीजन होती है, बट वो अलग तरीके का होता है। तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँ और आप जाकर सेव कर लें और उसको रख लें एंड दैट्स इट। ऑफ कोर्स मैं पीडीएफ तो प्रोवाइड कर ही रही हूँगी, बिल्कुल मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी, लेकिन आफ्टर क्लास मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, क्लास कंप्लीट होते ही मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी। अब बात आती है कि मैम आप लाइव क्यों ले रही हैं? लाइव लेने का बेटा, मैं चाहती तो मेरे लिए आसान रिकॉर्डेड ही रहता, मैं रिकॉर्ड करती डाल देती, मेरा काम तो कंप्लीट हो जाता। लाइव लेने का मकसद मेरा सिर्फ एक यही है कि अगर मैं लाइव लूँगी ना आपकी क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अगर मैं लाइव लूँगी तो मेरा आपसे ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन हो पाएगा। बेटा, बच्चों के साथ मैं आपसे जितना ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन कर पाऊँगी उतना मेरे लिए अच्छा है। ठीक है, इंटरेक्शन होगा, लाइव पढ़ाऊँगी मैं आपको बैठकर, खुद ही लाइव क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। लाइक मैंने मान लो कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मैं आपको टाइम दे सकती हूँ कि भाई 10 सेकेंड्स में मुझे बताओ इसका आंसर, इन जस्ट 10 सेकेंड्स वाला आंसर बताओ। या मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन है, मैं आपसे कुछ कुछ ना कुछ आपसे पूछ सकती हूँ, तो उससे क्या होता है, आपका टेस्ट हो जाता है। अच्छा, तो इस तरह तो आपको एक तरीके की टेस्ट टाइप होगा। ठीक है, जो कि मैं आपको इन द फॉर्म ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रही हूँ। आंसर्स तो मैं खुद बताऊंगी, लेकिन बस थोड़ा सा अच्छे से हो जाएगा। अब दूसरी बात आती है कि चलो ठीक है, अब इस जैसे फर्स्ट चैप्टर आई विल बी टेकिंग लाइफ प्रोसेस। ठीक है, ये एक हाई वेटेज चैप्टर है बायो का, और ये वाला चैप्टर मैं अपने चैनल में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। 4 पार्ट्स में कंप्लीट करवाया है ये चैप्टर मैंने, बहुत डिटेल में है, और इसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो बात आती है कि 4 पार्ट्स में करवा रखा है, तो बेटा पहले इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से पहले आप इसका चैप्टर कंप्लीट करें। ठीक है, या तो आप मेरे चैनल से कर लें या कहीं और से कर लें, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किसका समझ आता है। ठीक है, आपको मेरे चैनल से भी आप आराम से कर सकते हैं इसको। 4 पार्ट्स में बहुत डिटेल में मैंने हर एक चीज़ पढ़ा रखी है। सो गो थ्रू दैट वीडियो एंड वॉच इट। ठीक है, और नोट्स भी मैं बनवा लेती हूँ, उसमें नोट्स भी साथ साथ बनते रहते हैं, तो आपके लिए तो बेनिफिट है। आज तो क्या है, टुडे विल बी सैटरडे। ठीक है, ये वीडियो सैटरडे अपलोड होगी। ठीक है, तो सैटरडे मॉर्निंग में ही अपलोड हो जाएगी ये वाली वीडियो। तो अगर आप जब भी देख रहे हैं तो एटलीस्ट संडे आप अपना पूरा दिन आपका खाली रहता है, तो आप संडे को बैठकर ये पूरा चैप्टर अपना टास्क में रख लो, गोल बना लो कि ये वाला पूरा चैप्टर आप कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, लाइफ प्रोसेस, एंड नेक्स्ट डे आपका क्वेश्चन डे हो जाएगा, डेट्स प्रीवियस क्वेश्चन का डे होगा, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छे से। अब बात आती है कि जो बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं मेरे से या कहीं और से कर चुके हैं, तो मैम रिवीजन कैसे करें? इस चैप्टर का मैं रिवीजन करना है, रिवीजन कैसे करेंगे इसको रिवाइज करने के लिए? तो उसके लिए मैं आपके लिए एक और चीज़ ले आई हूँ। फॉर रिवीजन पर्पस आप क्या कर सकते हो, रिवीजन पर्पस के लिए मैं आपका ये वाला इशू भी ले आई हूँ कि रिवीजन पर्पस के लिए आपको क्या करना होगा, मेरी उसी लाइव क्लास को ज्वाइन करना होगा। क्योंकि मैं लाइव क्लास में माइंड मैप्स के थ्रू रिवीजन करवाऊंगी। रिवीजन, यस, माइंड मैप्स के थ्रू रिवीजन करवाऊंगी। लाइफ प्रोसेस एक बड़ा चैप्टर है, तो आई थिंक 15 to 20 मिनट ज़रूर लगेंगे उसको रिवाइज करने में, और 10 मिनट्स मैंने सोचा था, लेकिन 10 मिनट्स में नहीं हो पाएगा, तो 15 to 20 मिनट्स मुझे लगेंगे
उस माइंड मैप्स के थ्रू रिवीजन के लिए, ठीक है। और उसी लाइव क्लास में बैठकर मैं रिवीजन करवा रही हूँ। पहले आपका रिवीजन होगा 15 से 20 मिनट का पूरा चैप्टर का, एक तरह से ओवरव्यू हो जाएगा चैप्टर का, एंड देन आई विल जस्ट, हाँ जी, तो इन जस्ट 10 मिनट, इन 15 to 20 मिनट्स मैं आपका रिवीजन करवाऊंगी और फिर मैं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दूंगी, ठीक है। तो इसी तरह हम करेंगे, और मेरे ख्याल से क्लास इतनी लंबी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो 1 घंटे की क्लास होगी मैक्सिमम, ठीक है। 1 घंटे की क्लास होगी, 40 मिनट्स में हम PYQs निपटाएंगे 40 मिनट्स में, या फिर 1 घंटे से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, 1 घंटे से ज़्यादा से 1 घंटा 10 मिनट ज़्यादा हो जाएगी, 1 घंटा 15 मिनट ज़्यादा हो जाएगी, इससे ज़्यादा की नहीं होगी। तो आपको मुझे, मैं आपको बताती रहूँगी कब कब मैं कौन कौन सी क्लास ला रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो प्लीज़ गो टू माई चैनल पेज और वहाँ पर जाकर देखिए मैं किस तरह कौन सा चैप्टर किस तरह करवा रही हूँ, और मेरे चैनल को आप श्योरली सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहीं पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलना है, यहीं पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी, यहीं पर मैं बड़े बड़े मैराथन्स लूँगी, और यहीं पर ही मैं आपका रिवीजन भी करवाऊंगी, और यहीं पर ही मैं अभी आपका ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट करवा रही हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ गो एंड जस्ट, बेटा इससे बेहतर अगर आपको कुछ मिल रहा है तो मुझे बता दो, इससे बेहतर तो कुछ मिल ही नहीं सकता ऑनेस्टली। इससे बेहतर आपको क्या ही मिलेगा कि आपका पहले तो रिवीजन भी हो रहा है, फिर रिवीजन के बाद आपके क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, और मैं उन्हीं चैप्टर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रही हूँ जो ऑलरेडी खुद करवा चुकी हूँ। तो मैं आपको एक दिन पहले खुद बता दूंगी, मैं एक दिन पहले आपको खुद इन्फॉर्म कर दूंगी, एक दिन पहले या 2 दिन पहले, क्योंकि ये सारे तो लाइव होने वाले हैं, तो आई विल शेड्यूल इट फॉर लेटर। तो आपको क्या करना है, जस्ट गो थ्रू माई चैनल, सब्सक्राइब करें, प्रेस कर दें बेल आइकन को, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ मैंने रख रखी है लाइव क्लास। तो आपके पास ना क्विक नोटिफिकेशन जाती है कि हाँ लाइव क्लास होने वाली है, और कौन से चैप्टर की हो रही है वो भी आपको पता चल जाएगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस। और देखो मुझे पता है काफ़ी बच्चे देखेंगे नहीं, तो फिर मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन एक सेपरेट वीडियो में और डिटेल में बता दूंगी, ठीक है। तो हम इस चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट जो चैप्टर है बेटा, ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला टॉपिक है इसमें एसिड्स का, दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे बेसिस के बारे में, बेसिस के बारे में हम टॉपिक पढ़ेंगे, बेसिस के बाद हम पढ़ेंगे इनका टॉपिक कि रिएक्शंस ऑफ एसिड विद बेसिस। वैसे ये वाला टॉपिक मैं इसमें लूँगी नहीं, एसिड और बेसिस वाले टॉपिक में ही आ जाएगा ये। थर्ड टॉपिक लूँगी मैं आपका इंडिकेटर, इंडिकेटर के बाद लूँगी आपका एक छोटा सा टॉपिक पीएच स्केल। दैट इज पूरा चैप्टर बेटा इतना आसान है, इतना ज़्यादा आसान है, यू वोंट बिलीव, मेरे पर भरोसा करो ना करो, ये पूरा जो चैप्टर है ना इतना ईजीएस्ट चैप्टर है। कहने को तो बहुत लंबा चौड़ा लगता है चैप्टर, अगर आप एनसीईआरटी पेजेस खोलने बैठोगे ऐसे समझ में ही आता है, तो मैं आपको बहुत ईजीएस्ट वे में ही इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करवा दूंगी इन जस्ट 1 to 1.5 आवर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसिड्स क्या होते हैं बेटा। एसिड्स कोई ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि हाइड्रोजन आयंस बनाते हैं जब उनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है। क्या मतलब है इनका, मतलब कोई भी एसिड है, आपको पता है हमारी बॉडी में, एक सेकेंड, हमारी बॉडी में एक सेकेंड रुक जाइए, यस हाँ जी, हमारी जो बॉडी है उसमें स्टमक में हमने पढ़ा था, हमारी बॉडी में स्टमक में हमारे पास एक एसिड है, और बहुत क्रोसिव एसिड है, HCl। ये HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है, कौन सा एसिड है, इट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आपके स्टमक में प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा क्रोसिव है। क्रोसिव यानी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, लेकिन स्टमक में है तो इसे प्रिवेंट कर रखा है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जब हम कोई भी एसिड लेंगे और उसको पानी में डिसॉल्व कर देंगे ना, तो एसिड जैसे ही पानी में डिसॉल्व होगा, एसिड जैसे ही पानी में डिसॉल्व होगा तो कुछ हाइड्रोजन आयंस देगा। क्या देगा, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एसिड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, और इस हाइड्रोजन आयन को बेटा H+ आयन को हम प्रोटॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटॉन भी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने HCl ही ले लिया, ठीक है। HCl को हमने पानी में डुबोया तो इसका एक्वस सॉल्यूशन बन गया, तो H+Cl- आयंस आ गए, ठीक है। इसके बाद तो एसिड ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि हाइड्रोजन आयंस जो हैं रिलीज करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है, जब कोई भी एसिड पानी में मिला दिया जाए, दैट इज कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि पानी में मिला दिया जाए वो एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। तो एसिड जब पानी में मिला तो मीन्स वो एक्वस सॉल्यूशन बन गया, और जब वो एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा तो वो वहाँ पर हाइड्रोजन आयंस रिलीज करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा टेस्ट के बारे में। एसिड बेटा सुसार होते हैं। अच्छा मैम, एसिड्स हमने पढ़ा है कि एसिड अटैक हो जाते हैं, एसिड अटैक का कोई मूवी बनी थी, आई डोंट, मैंने मूवी देखी भी नहीं है और नाम भी मुझे नहीं पता। तो एसिड
का टेस्ट हमें कैसे पता चला, मतलब अगर एसिड इतना खतरनाक होता है कि लाइक हमारी स्किन बर्न कर सकता है, सो हाउ कुड वी नो द टेस्ट, मतलब लोगों ने कैसे पता करा कि टेस्ट क्या है एसिड का। तो बेटा एसिड्स ना ऐसे नहीं होते कि ज़्यादा हार्मफुल हो। आपको पता है आप एसिड्स खाते भी हो, हैव यू एवर नो? यस, आप एसिड्स खाते हैं। ऑरेंज है, ऑरेंज है, लेमन है। आपके ऑरेंज और लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। तो लेमन कैसा होता है, खट्टा खट्टा सा होता है। तो वो एसिड का टेस्ट कैसा है, खट्टा सा है। तो टच, अब एसिड बेटा कोरोसिव होते हैं, नेवर टेस्ट और टच इन लैब। तो यहाँ पर ये जो कोरोसिव बोला गया है ना, ये इसलिए बोला गया है जो हार्मफुल एसिड्स होते हैं उनके लिए बोला गया है कि बहुत ज़्यादा कोरोसिव है। ठीक है, अब आता है इफेक्ट ऑन लिटमस। ये अभी देखो लिटमस पेपर मैं आपको बता देती हूँ, ये इंडिकेटर का पार्ट है वैसे तो, छोटा सा पार्ट बता देती हूँ। तो लिटमस ना एक पेपर होता है जो कि हमें लेकिन से मिलता है, इतना ध्यान मत दो अभी, बस इतना याद रखो। लिटमस एक पेपर होता है, ठीक है, और एक होता है हमारा ब्लू लिटमस, एक होता है हमारा रेड लिटमस। जो आपका, अगर आप इस, ये मान लो ये ब्लू लिटमस है, लेट मी कलर डाउन, थोड़ा सा डार्क कलर होता है उसका बिल्कुल, थिकनेस बढ़ा दूँ, यस, ये आपका ब्लू लिटमस है। ठीक है, अगर मैं इसमें आपका इस लिटमस पेपर पर एसिड ड्रॉप कर दूंगी ना, तो बेटा ये ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो इतने पोर्शन में मैंने ड्रॉप कर दिया, तो ये ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लिटमस एक ऐसा इंडिकेटर बोलते हैं, मैं आपको इंडिकेटर समझा दूंगी। लिटमस बस एक, जैसा आप समझ लो एक पेपर है जो कि ब्लू कलर का पेपर है, मान लो ब्लू और रेड कलर का होता है। अगर आप उस ब्लू वाले पेपर को एसिड में डुबोते हो थोड़ा सा, तो फिर क्या होगा, वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैजिक हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू H प्लस आयंस। बेटा आपको इतने क्वेश्चंस मिलेंगे ना इस पर कि ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है या नहीं करता, मतलब भरपूर क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, और सबके आंसर बस यही है कि H प्लस आयन इसमें, लिटरली सबके आंसर यही है इसमें। आप यकीन मानो ना मानो मेरा, मतलब इतने क्वेश्चंस ऐसे हैं कि भाई एसिड में H प्लस आयन बनते हैं, तो उसी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। आयंस फॉर्मेशन हो रही है, आयंस फॉर्मेशन होती है तो यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और भरपूर क्वेश्चंस हैं और सबके आंसर में बस यही है, सबका आंसर ही यही है। आपको मैं दिखाऊंगी, क्वेश्चंस मैंने बोला है ना मैं आपको दिखाऊंगी, तो दिखाऊंगी मैं आपको। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। सबसे पहले कि बेस्ड ऑन सोर्स, कहाँ से हमें मिल रहा है। एक होता है मिनरल एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, और एक हमारा आता है बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन वाटर, कितना हमारा एसिड वाटर में डिसोसिएट हो जाता है यानी मिल जाता है। ठीक है, तो एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। तो इन सबको डिटेल में पढ़ने के लिए यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर मैंने टाइटल नहीं लिख रखा है, लेट मी जस्ट, इसको मैं ब्लैंक स्लाइड में कन्वर्ट कर देती हूँ। या तो ये है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड्स के बारे में बात करते हैं। मिनरल एसिड को हम इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं, जो कि ऐसे एसिड हैं जो कि कहाँ से मिलते हैं, मिनरल से बनते हैं, ऑफ द नॉट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो मिनरल एसिड कुछ भी नहीं है बेटा, आपको अर्थ से मिलेंगे, अर्थ यानी हमारी धरती, हमारी जमीन, उससे मिलेंगे। ठीक है, आपको मिनरल से वो एसिड्स मिलते हैं और वो हमें प्लांट से, एनिमल से नहीं मिलते। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर एक सेकेंड, यस, एग्जाम्पल के तौर पर हमारा आ जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, मिनरल एसिड के, हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे एसिड जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं, फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, और प्लांट्स और एनिमल्स से नहीं मिलते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनिक एसिड, जो कि हमें कहाँ से मिलता है, ऑर्गेनिक एसिड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स से एसिड्स मिलते हैं उनको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, और जो हमें अर्थ से मिलते हैं वो मिनरल एसिड्स होते हैं। तो हमारे एग्जांपल के तौर पर आ गया एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। काफ़ी सारे एग्जांपल हैं। ये यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे, इस पर तो आपको ध्यान नहीं देना इतना। इस पर आ जाइए, एसिटिक एसिड आपको कहाँ मिलेगा बेटा, विनेगर में मिलेगा। अपनी मम्मी से पूछना, आजकल तो वो बहुत चल रहा है, एप्पल साइडर विनेगर बहुत चल रहा है, रील्स में तो बहुत आ रहा है। ठीक है, जो बच्चे स्किन केयर बहुत करते होंगे, बॉडी केयर बहुत करते होंगे, और वेट लॉस में एप्पल साइडर विनेगर पिया जाता है, तो उसकी कुछ टैबलेट्स वगैरह भी आ रही हैं आजकल। तो फिर विनेगर अपनी मम्मी से पूछना क्या है विनेगर। ठीक है, इसके बाद सिट्रिक एसिड, बेटा कुछ सिट्रिक एसिड आपको सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है, जैसे कि लेमन और ऑरेंज जो मैंने आपको बताया था। और हमारा आता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपको कर्ड में, मिल्क में, मसल्स आफ्टर एक्सरसाइज, आपको लैक्टिक एसिड आपको मिल्क में मिलेगा। यस, मिल्क में बेटा एक आपको एसिड मिलता है, दैट इज लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब आपको पता है आपकी मम्मी क्या करती हैं, आपने देखा होगा कि
थोड़ा सा मिल्क लेती हैं और उसमें थोड़ा सा दही ऐड कर देती हैं, दही या कर्ड होता है, कर्ड या योगर्ट जो भी है वो ऐड कर कर फ्रीजर में रख देती हैं रात भर के लिए। देखा है कभी कभी, सोचा है कि मम्मी ऐसा क्यों करती है, और नेक्स्ट डे मम्मी का दही बिल्कुल रेडी होता है। भाई मेरी मम्मी ने बहुत किया, मुझे बहुत खिलाया भी है वही वाला दही, इट्स लाइक दैट, बहुत अच्छा दही बन जाता है उससे। तो बेटा उसमें ना कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, तो कर्ड में हमारे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, तो वो प्रोड्यूस करते हैं लैक्टिक एसिड और उससे वो दही बन जाता है। जी, तो ये इतना तो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने आपको एक थोड़ा-सा बता दिया रिलेट कर कर। तो यहाँ पर लैक्टिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन मिल्क, कर्ड और मसल्स। जब भी आपको एक्सरसाइज करोगे तो बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हो ना, तो आपको क्रैम्प्स आते हैं, तो वो भी हमारे वहाँ पर लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। टार्ट्रिक एसिड जो आपको ग्रेप्स में मिलेगा, बेकिंग पाउडर में मिलेगा, टर्मरिन में मिलेगा, ठीक है। इसके बाद फॉर्मिक एसिड एंट और बी स्टिंग्स में मिलेगा। ऑक्सैलिक एसिड कहाँ मिलेगा? स्पिनच में, टमाटोज में एंड बीट रूट में, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपको बस ये ध्यान रख लेना ये चीज़ें कहाँ मिलती हैं और कौन सा एसिड कहाँ मिलता है, बस इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है डिफरेंस ऑफ, अच्छा बेटा मैंने आपको बताया था कि कितना पानी में डिसोसिएट हो जाता है कौन सा एसिड, तो उसके बेसिस पर दो तरीके के एसिड होते हैं। हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एक हमारा वीक एसिड होता है, ठीक है। अब भाई स्ट्रॉन्ग ऐसा भी होता है, वीक और स्ट्रॉन्ग, यस होता है। अब मान लो एक स्ट्रॉन्ग एसिड यू कांट इवन टच, यस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड। आप तो अभी पता नहीं लैब में जाते होगे नहीं जाते होगे, वैसे अपनी केमिस्ट्री टीचर से पूछना कि भाई जो आपका ग्लास बॉटल्स में रखा हुआ होता है वो वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, काफ़ी सारे एसिड्स वहाँ पर रखे होते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ज़्यादा यूज़ में आता है। तो भाई वो इतने ज़्यादा केयरफुली काम किया जाता है, अगर आपके कपड़े पर पड़ जाएगा ना तो आपका पूरा कपड़ा जल जाएगा। जी, जहाँ पड़ेगा वहीं जल जाएगा, बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशंस आपके, हल्का सा भी जस्ट अ ड्रॉप कैन डिस्ट्रॉय, एक ड्रॉप डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो भाई वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स मान लेते हैं। और वीक एसिड्स तो भाई जैसे हम खा रहे हैं, सिट्रिक एसिड हो गया, आपका लैक्टिक एसिड, भाई मिल्क की कंजप्शन तो डेली है डिफरेंट, और भाई कर्ड तो लोग खाने में मिला मिला कर चलता है, मैंने कहीं काफ़ी देखा है कि लोग खाने के साथ साथ कर्ड में मिलाते हैं, लाइक राइस में कर्ड मिला रहे हैं, बने बनाए आलू की वो बनती है, पोटैटो वो बनती है, क्या बोलते हैं उसको, पोटैटो राइस बनते हैं, तो उसमें कर्ड वगैरह मिला मिला कर खाते हैं, मैंने देखा है। तो ऐसा होता है, तो वो सब हमारे वीक एसिड्स के अंदर आ जाते हैं। तो एसिड दैट completely ionize और dissociate in water to produce a large amount of hydrogen ions, तो उनको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। और दैट partially ionize in water and produce fewer add, तो बेटा ऐसे एसिड, कोई भी एसिड ले लो, मान लो मैंने यहाँ पर HCl ले लिया, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ, यहाँ पर मैं थोड़ा पेन छोटा वाला लूँ, HCl ले लिया और मैं इसको वाटर में डिसोसिएट कर दूंगी, यानी वाटर में मिला दूंगी, तो बेटा यहाँ पर ना काफ़ी सारे H प्लस आयंस बनेंगे, यस H प्लस आयंस यहाँ पर फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। और वीक एसिड जैसे कि एसिटिक एसिड ले लूँ, दैट CH3 COOH, दिस इज एसिटिक एसिड, कार्बोनेट कंपाउंड में ऑलरेडी पढ़वा चुकी हूँ, आपको पता होगा। जब मैं इसको पानी में डिसोसिएट करूंगी तो बेटा आपके जो H प्लस आयंस बनेंगे तो, लेकिन कम बनेंगे, बहुत कम बनेंगे। तो जहाँ पर H प्लस आयन ज़्यादा बनते हैं वहाँ वो हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, और जहाँ कम H प्लस प्रोटॉन्स कम बनेंगे, H प्लस आयंस कम बनेंगे, वो वीक एसिड हो गया। इसके बाद आता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, यहाँ पर बेटा 100% आयोनाइजेशन होता है स्ट्रॉन्ग एसिड में, लेकिन यहाँ पर लेस देन 50% आयोनाइजेशन होता है। अब कितने H प्लस आयन की स्ट्रेंथ क्या होगी? प्रोड्यूस हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, और यहाँ पर प्रोड्यूस लो कंसंट्रेशन ऑफ आयरन, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन ज़्यादा करेगा, खुद सोचो कि भाई जहाँ H प्लस आयन ज़्यादा बनेंगे वहीं पर तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, यानी जितने आयन्स विद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो भाई यहाँ पर तो मुझे साफ साफ नजर आता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स में H प्लस आयन ज़्यादा बन रहा है, तो यहाँ ये तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गए। लेकिन वीक एसिड जैसे कि सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड, इसमें तो इतनी ज़्यादा H प्लस आयन नहीं बनेंगे, तो दीज आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेचर में भाई ये हाईली कोरोसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, येस दे आर हाईली कोरोसिव, बहुत ज़्यादा, जो मैंने आपको बता दी है कहानी। और ये माइल्ड होते हैं और लेस कोरोसिव होते हैं। एग्जांपल्स के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, या एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सिट्रिक एसिड। सोर्सेज ये आपको बेसिकली यूजुअली मिनरल एसिड्स होते हैं। ऑफ कोर्स मिनरल एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड्स हमें कहाँ से मिलते हैं? अर्थ की क्रस्ट से मिलते हैं, अर्थ में जो मिनरल्स होते हैं उनसे मिलते हैं, और वही हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह, और ये ऑर्गेनिक एसिड जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, इसके मैंने क्वेश्चंस नहीं रखे हैं,
ये तो हमारा था, ओहो ये ब्लैंक स्लाइड करूँ जी। तो ये हमारी आ गई हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्वेश्चंस आ गए हैं। यहाँ आ गई हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला आता है मेटल्स के साथ। बेटा ये रिएक्शंस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आपको जितने भी केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिएक्शंस। और आगे मैं आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ लाने वाली हूँ जो कि आपके इन रिएक्शंस को बहुत अच्छा कर देगी, आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे इन रिएक्शंस को लेकर। तो बेटा कोई भी एसिड कभी भी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है। कोई भी एसिड जब कोई मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो बेटा एक सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है प्लस हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल इट फॉर्म्स सॉल्ट्स प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल्स में हमारे कौन कौन से आ गए, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन एटसेट्रा। तो जिंक, मैग्नीशियम, आयरन है, ये बेटा रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ तो बनाएंगे सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको मैंने जिंक के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो जिंक के साथ रिएक्ट करवाने पर मेरी बन गई ZnCl2 सॉल्ट। ठीक है, जिंक क्लोराइड सॉल्ट बन गए और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गए। ठीक है, तो पहला रिएक्शन हमने कौन सा पढ़ा, रिएक्शन विद मेटल्स। मैं यहाँ पर एक स्लाइड ऐड करती हूँ जिसमें मैं आपके सारे रिएक्शंस यहाँ पर समराइज कर लिख रही हूँ। तो एसिड में जब मैंने कोई मेटल बनाया तो मेरा का फॉर्मेशन हुआ सॉल्ट का प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक ले लिया और सॉल्ट बनी ZnCl2 प्लस H2 गैस रिलीज। अब सेकंड पढ़ेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। सेकंड आता है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो एसिड जब रिएक्ट करता है बेटा मेटल कार्बोनेट से और बाइकार्बोनेट से यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो ये बनाता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी कि एसिड कोई भी मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो इट फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी एसिड है लाइक HCl है, ये मेरा है मेटल कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होता है, CO3 इज कार्बोनेट। ठीक है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, HCO3 इज हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल में हमने यहाँ पर ले लिया सोडियम, सोडियम इज अ मेटल, तो यहाँ पर मैंने ले लिया Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट। ये बनाएगा बेटा NaCl, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो सेम यहाँ पर HCl, NaH, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट विल फॉर्म NaCl दैट इज कॉमन सॉल्ट, H2O एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। तो हमारी सेकेंड रिएक्शन है कि जब भी हम किसी भी एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे इट विल फॉर्म सॉल्ट तो बनाएगा ही, वाटर भी बनाएगा और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी करवाएगा। तो एसिड में मैंने ले लिया यहाँ पर 2HCl। ठीक है, मेटल कार्बोनेट में मैंने Na2CO3 ले लिया दैट इज सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ पर हमारा सोडियम सॉल्ट बन जाती है, सोडियम क्लोराइड बन जाती है, और यहाँ पर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आ गया। ये मैं स्लाइड हल्की सी, एक सेकेंड, बस इतनी काफी है जी। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हमारा आता है कि कोई भी मेटल जब मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है, कोई भी एसिड जब रिएक्ट करेगा विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड कौन से होंगे, मेटल का ऑक्साइड यानी कॉपर इज अ मेटल और उसका ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीजन मींस ऑक्साइड मींस ऑक्सीजन। तो कोई भी हमने HCl ले लिया, कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करवाया, तो बेटा ये हमारा फॉर्म होता है CuCl2। क्या फॉर्म होता है, CuCl2 प्लस वाटर। ये क्या है, कॉपर क्लोराइड। क्या है, कॉपर क्लोराइड। अंडरस्टूड। और इससे पता चलता है कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। इससे क्या पता चल रहा है, मेटल ऑक्साइड बेसिक्स होते हैं। क्यों भाई, हमें कैसे पता चला मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, क्यों, इसलिए हमें पता चला कि जब भी कोई एसिड बेटा बेस के साथ रिएक्ट करता है ना, बेस में आपका आगे पढ़ाऊंगी, तो वो एक सॉल्ट प्लस वाटर ही बनाता है। यस, जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बेस में आपको बता दूंगी, तो एक सॉल्ट प्लस वाटर की ही फॉर्मेशन होती है। और इससे हमें ये साफ साफ पता चल जाता है कि कोई भी एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है तब भी सॉल्ट प्लस वाटर बना है, तो मतलब मेटल ऑक्साइड क्या है, हमारी एक सॉल्ट ही है। मेटल ऑक्साइड क्या है, बेस ही है। तो थर्ड में हमारा आ जाता है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। तो एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, एसिड में हमने ले लिया था यहाँ पर 2HCl अगेन, ये रहा 2HCl प्लस कॉपर ऑक्साइड,
सॉल्ट बना हमारा, क्या बनेगा, CuCl2 दैट इज कॉपर क्लोराइड प्लस हमारा H2O की फॉर्मेशन। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ सो डैट हमारे आगे 2 रिएक्शंस और हैं इसके, वो भी आ जाए। बेटा इन रिएक्शंस को ना ये रख लेना, क्योंकि ये आपके ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि आपकी ये एक तरह से चीट शीट बन जाती है, ठीक है, जो मैं आपकी ना बनवाती हूँ। हर वीडियो में आप कहीं ना कहीं देखोगे मैं उसको नाम नहीं देती कि ये चीट शीट है, लेकिन मैं बनवाती जरूर हूँ। अब आता है कोई भी एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है, सेम अब वही वाली आ जाए। तो एसिड जब भी बेटा कोई भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा ना तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, दैट इज जो मैंने आपको भी बताया। कोई भी एसिड HCl NaOH क्या है, हमारा बेस है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, तो वो NaCl बनाएगा, दैट इज कॉमन सॉल्ट और H2O। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन बिकॉज एसिड एंड बेस कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट। तो न्यूट्रलाइजेशन इसके बाद ओके 4 ही रिएक्शंस थे, मुझे लगा 5 है। हाँ जी, तो अब यहाँ पर हमारा फोर्थ रिएक्शन लिख देंगे हम, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। येस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कि कोई भी एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें बेटा न्यूट्रलाइज हो जाता है, दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाता है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। HCl में दे देती हूँ एसिड में, बेस में दे देती हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और बनाता है NaCl प्लस वाटर। सबसे कॉमन ये वाली हमारी इक्वेशन आ जाती है, ठीक है। तो ये आपकी क्या बन गई, चीट शीट बन गई। चीट शीट्स भी मैं आपको बनाऊंगी और इवन प्रोवाइड भी करूंगी आगे इसी चैनल पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कुछ टेस्ट। हमें कैसे पता चलेगा, हम हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करना है। मैं मान लो जो मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल बताया था, वो बताया था कि कोई भी एसिड, मैंने कोई भी एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, कि वो क्या बना रहा था, मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रहा था, तो फिर बेटा क्या बना रहा था, वो सॉल्ट बना रहा था और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी। अब मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द गैस, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। आपको एक बात बता दूं, ये मैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस में भी बताई थी वाली बात, कि जब भी आप जो गैस रिलीज हो रही होगी उस गैस में आप बर्निंग मैच स्टिक, जो माचिस की तीली होती है ना, वो जलाकर उसके पास ले आओगे ना आप उस गैस के पास, तो बेटा पॉप साउंड होगी, पटर पटर वाली साउंड जो होगी वो क्रिएट होगी, और वही होगा हमारा टेस्ट हाइड्रोजन गैस का। नेक्स्ट हमारा था कार्बन डाइऑक्साइड का, कि हमें पता करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड वाला कौन सा था, मेटल ऑक्साइड था, मेटल वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट था, कार्बोनेट था कि एसिड जब रिएक्ट कर रहे थे कार्बोनेट्स के साथ मेटल कार्बोनेट्स के साथ, MCO3 लिख देती हूँ, मेटल कार्बोनेट के साथ, तो बेटा क्या बना रहे थे, सॉल्ट बना रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे थे, प्लस एक और चीज बना रहे थे। क्या बना रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर होगा, क्या बना रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और NaCl, यानी कि सॉल्ट बन रही थी। तो यहाँ पर वाटर की फॉर्मेशन होती है, तो मुझे पता करना है यहाँ पर CO2 गैस रिलीज हो रही है, तो मैं उस गैस को पास करूंगी लाइम वाटर से। जो भी गैस रिलीज हो रही है ना, मैं उसको लाइम वाटर से पास कर दूंगी, जो कि लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वाला फॉर्मूला है बेटा लाइम वाटर का आपका, ठीक है। तो फिर जैसे ही मैं उस CO2 गैस को लाइम वाटर से पास करूंगी, तो वो जो लाइम वाटर है ना वो मिल्की हो जाएगा, बिल्कुल मिल्की मिल्की अपीयरेंस आ जाएगा, क्योंकि वो क्या फॉर्म हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करती हूँ तो बेटा कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है, अंडरस्टूड। अब आते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस काफी सारे रख रखे हैं और सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, फिर बेसिस पर आएंगे हम। तो क्वेश्चंस में हमारा आता है कि कर्ड और कर्ड है हो गई, या कुछ खट्टे सब्सटेंसेस हो गए, हम उनको ब्रास में, कॉपर वेसल्स में क्यों नहीं रखते, खुद सोचो, थिंक अबाउट इट। ब्रास है, कॉपर वेसल्स है, क्यों नहीं रखते, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन में ही आपको आंसर है मिल जाएगा बहुत आसानी से। दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो कि भाई ब्रास और कॉपर वेसल्स में क्यों नहीं रखते हम कोई भी सार सब्सटेंसेस को, सार यानी खट्टे सब्सटेंसेस को। दिमाग लगाओ, आपको आंसर वही मिल जाएगा। सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाया, चलो मैं बता देती हूँ। बेटा कर्ड जो होता है ना, कर्ड में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। एंड दिस लैक्टिक एसिड में हमारा ऑफ कोर्स हमें नाम से पता चल रहा है कि इसमें एसिड है, और जब कोई भी एसिड कोई भी
कॉपर वेसल में रखी जाएगी, कोई भी एसिड कॉपर वेसल में रखी जाएगी। कॉपर क्या है? हमारा मेटल है। कॉपर क्या है? मेटल है बेटा। अगर कोई भी एसिड मेटल के साथ रखा जाता है तो क्या फॉर्मेशन हो जाती है? सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है और प्लस हाइड्रोजन गैस की रिलीज होती है। तो यही तो रिएक्शंस का आंसर है। दिस इज द आंसर फॉर रिएक्शंस। यहाँ पर आपको सिंपली कुछ नहीं लिखा है, आपने लिखा है कि कर्ड क्या है? लैक्टिक एसिड और सार सब्सटेंस आल्सो कंटेन्स एसिड। तो हमें पता है, we know that acid react with metals to form salt and water. वाटर बनाते हैं या नहीं हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सॉरी यस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। and therefore we can say that if curd and substance are stored in brass and copper vessel, the acid will react with metal and may produce some salt which are poisonous and hence unfit for human consumption. ठीक है, इसीलिए हम उसको कहाँ नहीं रखते? कहाँ नहीं रखते? कहाँ नहीं रखते कॉपर वेसल को। हम कर्ड को कॉपर वेसल या ब्रास में नहीं रखते। इसके बाद हमारा बैलेंस इक्वेशन कंप्लीट करना है। यस बेटा, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। सिंपली है, यहाँ पर हमारा HCl दे रखा है और Zn है, तो हम ZnCl2 बन जाएगा ये, ठीक है, 2HCl आ जाएगा। और हमें पता है कोई भी मेटल के साथ रिएक्शन हो रहा है तो हाइड्रोजन गैस का रिलीज हो जाता है। सिंपली H2SO4 है और कॉपर ऑक्साइड है। तो हमारा यहाँ पर हमें पता है भाई, कोई भी मेटल ऑक्साइड के साथ जब भी रिएक्शन होती है, याद करो, कोई भी एसिड के साथ जब कोई मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो हमें बनानी है यहाँ पर कोई भी सॉल्ट, हम बना लेंगे यहाँ पर कॉपर सल्फेट CuSO4 और प्लस H2O के रिलीज हो जाएगा। ठीक है, HCl है, HCl प्लस ये वाला खुद करना, ये वाला खुद करना, ऑलरेडी करवा रखा है पीछे, ये वाला खुद करना। होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क भी करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको रिएक्शन बिटवीन नाइट्रिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करना है। तो नाइट्रिक एसिड बेटा HNO3 होता है, ठीक है, दिस इज नाइट्रिक एसिड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। इसके बीच में आपको रिएक्शन लिखकर बतानी है। बताओ बताओ मुझे। HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर क्या आपको क्या पता चल रहा है बेटा? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, इट्स अ बेस। क्या है? ये बेस है। और नाइट्रिक एसिड है ना, एसिड। तो आप खुद सोचो, जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि हमारी सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होनी है। तो यहाँ पर सॉल्ट कौन सी बनेगी? सॉल्ट कौन सी बनेगी बताओ? विच सॉल्ट विल बी फॉर्म्ड? हमने क्या करना है? नाइट्रिक एसिड प्लस, अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दे रखा है, ये मैं आपको क्वेश्चन पढ़कर बता दूंगी जैसा भी होगा, मैंने देखा नहीं था, ऐड नहीं कर रखा है यहाँ पर, लेकिन कोई नहीं। मुझे तो बस इतना बताइए कि यहाँ पर कौन सी सॉल्ट बनेगी, और ये वाली जो सॉल्ट बनेगी यहाँ पर आपको बतानी है कमेंट्स में। मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पर कौन सी सॉल्ट बनेगी, ठीक है। खुद सोचना, दिमाग लगाना कि यहाँ पर कौन सी सॉल्ट बन सकती है। साफ साफ नजर आ रहा है, मैं बोल सकती हूँ लेकिन मैं बोलूंगी नहीं, दिमाग लगाओ। तो रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। अबे भाई ये तो अभी पढ़ा है, ये भी होमवर्क क्वेश्चन, ये वाला ये वाला होमवर्क क्वेश्चन है, और इसका सॉल्ट आपको बताना है कि कौन सी सॉल्ट बनेगी। सोचो सोचो सोचो। अब आता है ये वाला, इतना छोटा क्यों लिखा हुआ है? ओह ओह, और ये वाला, इसको भी बड़ा करो। A student added dilute HCl to zinc granules। भाई HCl डाल दिया फिर जिंक में, कि क्या बनाएगी? HCl मेटल, मेटल में एसिड डाल दिया, एक सॉल्ट बनेगी, ZnCl2 बनेगी, प्लस हाइड्रोजन गैस की रिलीज होगी, 2HCl आ जाएगा यहाँ पे। वाई डू एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली? क्यों भाई? देखो मैंने बताया था ना, क्वेश्चन आते हैं तो भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करता है कुछ सॉल्यूशन में? क्योंकि कोई भी एसिड जब हम वाटर में इसको डिसॉल्व करते हैं या डिसोसिएट करते हैं तो वो प्रोड्यूस करता है H प्लस आयंस, और आयंस प्रोड्यूस करने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। आपको यहाँ पर फिर से बैलेंस केमिकल इक्वेशन बतानी है फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिंक मेटल। अबे भाई ये तो कितनी आ रही है? सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट H2SO4 और सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये वाला खुद करना, खुद करना। देखो खुद सोचो कि इसमें देखो एक एसिड है और ये सोडियम कार्बोनेट है, तो कुछ सोचो कि क्या बनता है बेटा। कोई भी एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, वाटर की फॉर्मेशन होती है और एक सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो खुद सोचो कि कौन सी सॉल्ट बन सकती है यहाँ पर। ये मैं खुद दिमाग लगाओ,
सामने ही आंसर है यहाँ पे। आपका ना थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ आ जाएगा। आप खुद सोचो H2SO4 है प्लस सोडियम कार्बोनेट है, तो हमने यहीं पर हमने HCl वाले में ही पढ़ा था, HCl वाले में पढ़ा था कि जब सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करा था तो NaCl सॉल्ट बन रही थी नहीं बन रही थी, और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी प्लस कुछ वाटर की फॉर्मेशन हो रही थी। तो यहीं पर हमने रिप्लेसमेंट किसकी कर देनी है, H2SO4 की रिप्लेसमेंट कर देनी है, H2SO4 लिख देना है। और हमने अच्छे से पता है कि भाई अब अगर H2SO4 है तो Na2SO4 हो जाएगा, यानी सोडियम सल्फेट हो जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नाइट्रिक एसिड एंड कॉपर ऑक्साइड, ये वाला नाइट्रिक एसिड HNO3 है प्लस कॉपर ऑक्साइड है, तो खुद सोचो कौन सी सॉल्ट बनेगी। बेटा ये मेटल ऑक्साइड आपने बताया था कि बेस की तरह काम करता है, तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, ये भी बात हमें पता है। पहले मैं इरेज कर दूं, बहुत ज़्यादा डर्टी डर्टी हो गया अब यहाँ पे। या मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जाती हूँ। तो आपने खुद मुझे बताया था कि यहाँ पर लिखा है कि नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 में कॉपर ऑक्साइड मिला देंगे। कॉपर ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड है ये, और ये एसिड है, तो कोई भी सॉल्ट बनेगी और प्लस पानी बन जाएगा, तो पानी तो बनेगा ही बनेगा। तो और सॉल्ट कौन सी बनेगी, कॉपर 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 नाइट्रेट CuNO3। ठीक है, कॉपर नाइट्रेट बनेगी। कौन सी सॉल्ट बनेगी, कॉपर नाइट्रेट सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। एक बार खुद दिमाग लगाओ समझ जाओगे कि भाई यहाँ पर क्या किस तरह हो रहा है। ठीक है, ये 2HNO3 होगा आपका बेसिकली। ठीक है बेटा, इस तरह का आपका कॉपर नाइट्रेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आगे भी पढ़ेंगे, और मैं यहाँ पर दोबारा बता देती हूँ कि जब कोई भी एसिड प्लस बेस का एसिड प्लस बेस मिलते हैं तो हमारी एक सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है, और इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एसिड और बेस दोनों के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है और न्यूट्रलाइज होकर एक सॉल्ट बना देता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है एक्सप्लेन विद द रिएक्शन हाउ एसिड रिएक्ट विद बेसिस। ये तो भाई एसिड बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, दैट्स इट, डन। अब आते हैं बेसिस क्या होता है, यहाँ एसिस लिखा हुआ है, यहाँ बेसिस लिख दूँ मैं। बेसिस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। हमने पढ़ा था कि भाई कोई भी एसिड जब पानी में डिसॉल्व होता है तो हमारा हाइड्रोजन आयन बनाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कोई भी बेस वाटर में डिसॉल्व होकर हमारा हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनाता है, यानी OH नेगेटिव वाले आयंस बनाता है, यानी ये भी आयंस बना रहा है। तो आयंस बना रहा है तो भाई ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, यानी ये भी कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बेसिस पे था खट्टे कड़वे होते हैं टेस्ट में, बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं। सोपी टू टच, आप बेसिस आपके सोप्स होते हैं, वो भी बेस आपके सोप्स भी होते हैं, सोप्स में भी डिटर्जेंट्स में भी बेसिस वगैरह होते हैं, तो बेटा वो सोपी होते हैं थोड़े। और मैंने आपको बताया था, एक लिटमस पेपर बताया था कि ये एक होता है रेड लिटमस पेपर, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। अब आपका जब एक रेड लिटमस पेपर आएगा, आप उसको डिप कर दोगे एक बेस में डिप कर दोगे तो बेटा वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू बना देगा। अब आता है कि मैम इसको याद कैसे रखेंगे। बेटा एसिड बेसिस ARB और BRB, एसिड विल टर्न, सॉरी 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 एक इक्वेशन है जिससे मैं आपको समझा सकती हूँ कि ये क्या होता है। ABR और BRB क्या है, ABR BRB, एसिड विल टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड एंड बेसिस विल टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। सेम है, यहाँ पर आपको क्या है कि एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदलेगा, और ABR और बेस जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदलेगा। BRB ABR BRB याद रखना बस, दैट्स इट। दे आर द केमिकल अपोजिट ऑफ एसिड, एसिड के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा बेसिस भी बेटा दो टाइप के होते हैं, कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है कि हमारा वीक बेस होता है। यहाँ पर पिंक पेन ले लेंगे, तो स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है, वो कंप्लीटली डिसोसिएट वाटर में हो जाता है और ज्यादा अमाउंट ऑफ OH आयन देता है, और ये पार्शियली डिसोसिएट होता है वाटर में और लेस अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयन देता है। एग्जांपल में स्ट्रॉन्ग बेस के आ जाता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, और हमारा एक और आ जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ठीक है, और हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब वीक बेसिस में आ जाता है। अब आते हैं हमारे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ये तो मैंने पूरा एक चार्ट दे दिया, यही आपकी चीट शीट है, यही आपकी चीट शीट है फॉर केमिकल रिएक्शन ऑफ बेसिस। अगर आपका कोई भी एसिड के साथ रिएक्शन होगा बेस का,
एसिड का बेस का रिएक्शन होगा किसी भी एसिड के साथ, तो भाई वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ये तो हम ऑलरेडी एसिड्स में पढ़कर आ चुके हैं। कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो सॉल्ट एंड वाटर विल बी फॉर्म्ड। ये तो वही हो गया जब हमने एसिड को रिएक्शन करवाया था मेटल ऑक्साइड्स के साथ, तो सॉल्ट प्लस वाटर हो रहा था। लेकिन यहाँ पर और हम बोल रहे थे कि भाई ये जो है रिएक्शन, ये अप्रोक्सीमेटली मेटल ऑक्साइड जो हो गए, मतलब मेटल ऑक्साइड क्या होगा, बेसिस हो गए। और लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि बेसिस जो, जब कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बना रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि नॉन मेटल ऑक्साइड कौन से हो गए, हमारे एसिड्स हो गए। तो मेटल ऑक्साइड आर दी बेसिस एंड दी नॉन मेटल ऑक्साइड आर दी एसिड्स। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, जो कि क्या है, हमारा बेस है। और नॉन मेटल ऑक्साइड में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, तो Na2CO3 बना प्लस वाटर की फॉर्मेशन हो गई। फिर हमारा आता है अमोनियम सॉल्ट के साथ। कभी जब हम बेस को, the base when react with ammonium salt NH4Cl it will form NaCl water and NH3। एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड, कभी मैंने ये ऐड कर दिया हो, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ बेटा, ये वाला जो है ना, ये वाला जो है दिस, ये वाला रिएक्शन जो है आप इसको ना भूल जाए, क्योंकि ये वाला जो रिएक्शन है ये भी आपके सिलेबस में नहीं है और मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो बस आपके इसमें बेसिस में केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारा आता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है और नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा कि रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद बेस। बेटा कोई भी एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होता है, हमें साफ साफ पता है कोई भी एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है। एंड सॉल्ट प्लस वाटर की इवन एसिड एक्टिवेट फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, और इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि एसिड और बेस क्या कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। एंड दिस इज इक्वेशन। और एग्जांपल्स में हमारे ये कुछ एग्जांपल्स आ गए। HCl प्लस NaOH लिया, NaCl प्लस H2O बना। सल्फ्यूरिक एसिड लिया प्लस 2 के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया तो हमने K2SO4 यानी हमारी एक सॉल्ट बन गई। पोटेशियम सल्फेट और वाटर की फॉर्मेशन हो गई। HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड ले लिया, और फिर कैल्शियम भी ले लो। अभी पीछे छोड़कर आई थी, यहाँ पे खुद लिख दिया यार। कैल्शियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन होगी। पीछे यही क्वेश्चन दी थी मैंने क्वेश्चंस में, और मैंने आज यहाँ पर इसका आंसर दे दिया। चलो थोड़ी देर बाद तो दिया मैंने। नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हमारी कैल्शियम नाइट्रेट सॉल्ट बनती है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। एसिटिक एसिड में जब हम बेस मिलाएंगे तो हमारा ये हमारे बनती है कौन सी सॉल्ट होती है, ये वाली हमारी एसिटिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद acetic acid when react with सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करती है तो हमारी एक वो सॉल्ट बनती है, डेट इज सोडियम एसीटेट। ये जो बेटा बनी है ना CH3COONA, दैट इज सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जो कि आपका क्वेश्चन है फ्रॉम फ्रॉम योर NCERT, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं चलो। क्या है कि हमने 10 ml ऑफ सॉल्यूशन लिया किसका, NaOH का। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी बेस है। तो बेस हमने यहाँ ले रखा है कौन सा, NaOH ले रखा है, और 10 ml ले रखा है इसका। और इसको हमने बोला कि इट इज फाउंड टू completely न्यूट्रलाइज बाय 8 ml ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl। ओके, इसका क्या मतलब है, इन्होंने बोला कि इस बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने 8 ml HCl से न्यूट्रलाइज कर दिया, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर दिया बाय 8 ml ऑफ HCl। अब इन्होंने बोला है कि अगर मैं 20 ml लूंगी ऑफ सेम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो कितना HCl मुझे रिक्वायर्ड होगा बिफोर टू न्यूट्रलाइज इट विल बी। तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले तो मैंने 10 ml क्या ले लिया था, बेस ले लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहले मैंने 10 ml, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ो ढंग से। 10 ml of solution of sodium hydroxide is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl. If we take 20 ml of same solution of sodium hydroxide, the amount HCl solution क्या है required to neutralize it will be, क्या है बताओ क्या है, क्या होगी। तो कुछ भी नहीं है कि हमने पहले जो ले लिया था 10 ml, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 ml HCl चाहिए था। अब मैंने 20 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो अब मुझे क्या होगा। तो बेटा इस तरीके क्वेश्चन करने के लिए ना आप बहुत सिंपली एक तरीका निकालते हैं, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे इंपॉर्टेंट।
हमने ले ली, पहले वॉल्यूम लिख ली, वॉल्यूम लिख ली किसकी, NaOH1 की, ठीक है। अपॉन में लिख दिया वॉल्यूम ऑफ HCl ऑफ 1। हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ NaOH2 लिख दिया थी मैं यहाँ, और वॉल्यूम ऑफ HCl2 निकालनी है मुझे यहाँ पर। तो मैंने इस तरह कर लिखा, मैं इसको छोटा कर देती हूँ, इसको छोटा कर मैंने यहाँ रख दिया। और ठीक है, अब मैं वॉल्यूम ले लेती हूँ। NaOH1 की कितनी वॉल्यूम है बेटा, NaOH1 की 10 ml है, 10/8, और 20 ml ले ली थी मैंने। और यहाँ पर मुझे निकालनी है कि HCl की वॉल्यूम कितनी होगी। तो लेट्स टेक इट एज x ले लेते हैं, ठीक है, x ले लेते हैं। यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 10x इज इक्वल टू 20 इंटू 8। 20 इंटू 8 कितना होगा, 2 8 16, 160। तो सिंपली हम लिख देंगे 160 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, और x की वैल्यू 16। तो हमें 16 ml चाहिए होगा टू न्यूट्रलाइज दिस 20 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह के क्वेश्चन बेटा आ जाते हैं, और यही सिंपल तरीका है इसको करने का, बहुत सिंपल तरीका है। अब इसमें कुछ सिमिलैरिटीज आती हैं बिटवीन एसिड एंड बेसिस। तो एसिड और बेसिस में सिमिलैरिटीज हैं कि भाई दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, दोनों ही इंडिकेटर्स का कलर चेंज करता है। इंडिकेटर्स जैसे कि मैंने आपको लिटमस का बताया था, अभी इंडिकेटर्स हम आगे पढ़ेंगे। बोथ आर कोरोसिव इन नेचर, हाँ जी भाई, जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो कोरोसिव होते हैं। दोनों ही वाटर से रिएक्ट करते हैं, आयंस बनाने के लिए। एसिड बनाता है H+ आयंस, और बेस बनाता है OH- आयंस। दोनों ही एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, वीक हो सकते हैं। सिंपल, इससे ज़्यादा क्या सिंपल हो सकता है। अब आता है, मैंने ये क्वेश्चन वाइज है, और बहुत अच्छा ये एक एक्टिविटी दे रखी है बेटा। इस एक्टिविटी में क्या बोला गया है, ये आपको एक बीकर नजर आ रहा होगा यहाँ पे, यू कैन सी अ बीकर हियर, ठीक है। ये बीकर ले रखा है, और इसमें बेटा ये ब्राउन कलर की रख रखी है कॉर्क। क्या लिख रखी है, रबर कॉर्क। इसमें मैंने क्या लगा रखे हैं, आयरन नेल्स लगा दिए, यहाँ पर 2 आयरन नेल्स लगा दिए। और इन दोनों आयरन नेल्स को मैंने कनेक्ट कर दिया वाया बैटरी, ये होती है बैटरी। और यहाँ पर एक लगा दिए बल्ब, और यहाँ लगा दिया स्विच। मुझे टेस्ट करना है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते भी या नहीं करते। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पे मैंने डाल दिया डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। क्या डाल दिया, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। अब भाई आयरन नेल्स के कांटेक्ट में आएगा डाइल्यूट HCl, तो भाई बल्ब विल ग्लो, ठीक है। हमें तो ये पता है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर 4 चीजें ले ली कि क्या क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्या क्या नहीं करेगा। मैंने ले लिया डाइल्यूट HCl ले लिया, एल्कोहल ले लिया, ग्लूकोज ले लिया, और मैंने ले लिया डाइल्यूट NaOH। क्या ले लिया, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट NaOH, एल्कोहल और ग्लूकोज। मैंने स्पीकर में पहले डाल दिया डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन, और मैंने डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन डालते ही देखा कि भाई बल्ब ग्लो कर रहा है। मैंने देखा बल्ब ग्लो कर रहा है। लेकिन फिर मैंने अब एक दूसरा बीकर लिया, दूसरे बीकर में मैंने डाइल्यूट HCl की जगह डाल दिया एल्कोहल। एल्कोहल डाला तो मैंने देखा बल्ब ग्लो ही नहीं कर रहा। फिर मैंने कहा चलो एक बार दोबारा ग्लूकोज के साथ ट्राई करते हैं। मैंने ग्लूकोज डाला, अल्कोहल अल्कोहल नहीं डालकर, मतलब कुछ सिर्फ मैंने ग्लूकोज डाल दिया, ग्लूकोज में बल्ब ग्लो नहीं करा। फिर मैंने डाला कि भाई डाइल्यूट NaOH डालते हैं। डाइल्यूट NaOH डालने पर मेरा बल्ब ग्लो कर जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो HCl है और NaOH है जो कि डाइल्यूट है, ये एसिड है, ये हमारा बेस है। इसने बनाए H+ आयन, इसने बनाए OH नेगेटिव आयंस। तो मतलब इनके आयंस की फॉर्मेशन की वजह से मेरा बल्ब ग्लो कर जाता है। लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज में तो कोई आयंस की फॉर्मेशन नहीं हो रही, तो बल्ब विल नॉट ग्लो। इसलिए मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस ले आई हूँ इससे रिलेटेड। यहाँ पर है कि why does a dilute solution of HCl conduct electricity while glucose solution does not? Because the reason is that क्योंकि HCl इसलिए कंडक्ट कर रहा है, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट मतलब होता है कि हमने एक एसिड में पानी डाला है, एसिड में पानी डाल दिया है, यानी एसिड में मोर अमाउंट ऑफ वाटर है। अब एसिड में पानी की मात्रा ज्यादा है, तो हमें पता है भाई एसिड में वाटर होता है, डेट मींस ये एक एक्वस सॉल्यूशन बन गया। और एक्वस सॉल्यूशन में तो क्या बना देता है, ये हाइड्रोजन आयंस बना देता है। हाइड्रोजन आयंस बनाएगा तो भाई इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट हो गई। लेकिन ग्लूकोज में तो ऐसा कुछ देखने को मिलता ही नहीं है ना। अब मैंने बोला नेम द 2 सॉल्यूशन दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन दिस एक्टिविटी। कौन से 2 सॉल्यूशन है, अल्कोहल एंड ग्लूकोज। राइट द केमिकल इक्वेशन शोइंग आयोनाइजेशन ऑफ HCl इन वाटर। आपको दिखाना है, ये आपको दिखाएंगे आयनाइजेशन किस तरह हो रहा है। H+Cl नेगेटिव, ठीक है, HCl प्लस वाटर होगा, ठीक है। आयनाइजेशन दिखाएंगे आप, H+ आयन, Cl नेगेटिव आयन, दैट इज आयनाइजेशन ऑफ
HCl. A student tests for solution like HCl, NaOH, glucose and alcohol. Predict which of these following will conduct electricity and explain why. मुझे पता है यहाँ पर HCl और NaOH conduct electricity करेंगे क्योंकि भाई ये आयंस बना रहे हैं H प्लस और OH नेगेटिव आयंस, ग्लूकोज और अल्कोहल यहाँ पर कोई आयंस ही नहीं बना रहे तो भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी ही नहीं. इसके बाद है why does a distilled water not conduct electricity whereas rain water does. ऐसा क्यों है बेटा? जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना, डिस्टिल्ड वाटर क्या कौन सा पानी होता है? मेरे रेन वाटर की बात करते हैं सबसे पहले. डिस्टिल्ड वाटर तो छोड़ो, डिस्टिल्ड हाँ रेन वाटर जो है वो जब आता है बिजली कड़कती है. बिजली कड़कती है नहीं कड़कती? बिजली कड़कती है कि नहीं कड़कती? तो बिजली कड़कती है. तो रेन वाटर ना इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट करता है क्योंकि उसमें कुछ एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं रेन वाटर में. यस, रेन वाटर में कुछ एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं जैसे कि SO2, NO2, SO2, NO2. ये जो है हमारे क्या है, ये रेन वाटर में होते हैं. यानी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बेटा ये दोनों जो है SO2, NO2 ये हमारे रेन वाटर में प्रेजेंट होते हैं. ये हमारे क्या है, एसिड ऑक्साइड है जो कि रेन वाटर में प्रेजेंट होता है और इसी वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. लेकिन डिस्टिल्ड वाटर जो कि बॉइल्ड किया हुआ वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता ही नहीं है क्योंकि उसमें आयंस ही नहीं है. तो भाई वो कैसे कंडक्ट कर लेगा इलेक्ट्रिसिटी? तो बस सबका यही आंसर है कि भाई रेन वाटर में आयंस होते हैं और आयंस कौन से होते हैं आप बता दिया, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं SO2, NO2. इसी वजह से एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, दैट्स व्हाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अब आता है कि एसिड जब वाटर सॉल्यूशन में होंगे तो एसिड जब वाटर सॉल्यूशन में होते हैं दे रिलीज H प्लस आयंस इन वाटर. ठीक है. एन एसिड शो इट एसिडिक बिहेवियर ओनली व्हेन डिसॉल्व इन वाटर. एसिड तभी अपना एसिड बिहेवियर दिखाएगा जब वो वाटर में डिसॉल्व होगा, ओनली व्हेन इट इज डिसॉल्व इन वाटर. वाटर में डिसॉल्व होगा ही नहीं तो अपना एसिड बिहेवियर तो दिखा ही नहीं पाएगा. एग्जाम्पल के तौर पर जब HCl डिसॉल्व होता है इन H2O तो H प्लस और Cl नेगेटिव की ही फॉर्मेशन तभी होगी जब वो वाटर में डिसॉल्व होगा. अगर एसिड वाटर में डिसॉल्व होगा ही नहीं तो आपका एसिडिक बिहेवियर आपको नजर ही नहीं आएगा. जो ड्राई HCl गैस है ना बेटा, कोई एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगी वो आपको. यस, HCl गैस आपको दिखाई ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा. ओनली जब वो वाटर में डिसॉल्व होता है तभी वो आयंस में डिसोसिएट होता है और आयंस में डिसोसिएट होने की वजह से ही वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. H plus ions are only produced only in aqueous solution. Aqueous solution में ही ये H plus ion बनते हैं. तो वो why water is necessary? तो water क्या करता है बेटा, एसिड मॉलिक्यूल को आयंस में कन्वर्ट करता है यानी आयोनाइजेशन करवाता है और यही आयंस कंडक्ट करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी और एसिडिक रिएक्शन करवाते हैं. सेम विद बेस. बेस जो है तभी OH आयंस रिलीज करता है वाटर में. अब बेस इन वाटर टू बेस डिसोसिएट इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड आयन. हाइड्रोक्साइड आयंस form NOH, Na plus OH negative, KOH, K plus OH negative. These OH ions make the solution basics. Just like acid, bases also show their properties only when dissolved in water because ions are formed in only in water. तो एसिड्स की तरह बेसिस में भी यही बात है कि ये तभी दिखाएंगे अपना काम बेसिक कैरेक्टर जब ये वाटर में डिसॉल्व होंगे. ठीक है. अब आपका एक बात बताती हूँ, सारे बेस ना बेटा वाटर में डिसॉल्व नहीं होता. ऑल बेसिस आर नॉट डिसॉल्व इन वाटर. ऑल बेसिस आर नॉट डिसॉल्व इन वाटर. और वो जो बेसिस जो डिसॉल्व आर नॉट डिसॉल्व इन वाटर, जो वो बेसिस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, उन बेसिस को हम क्या कहते हैं, उन बेसिस को हम क्या कहते हैं, एल्कलीज. एल्कलीज. ठीक है. नेक्स्ट, डाइल्यूशन इफेक्ट. डाइल्यूटिंग एन एसिड. डाइल्यूटिंग का मतलब क्या होता है कि हमने क्या करा, वाटर को एसिड में डाल दिया. वाटर को हमने एसिड में डाल दिया. व्हेन वाटर इज एडेड टू एन एसिड तो हम उसको बोलेंगे कि हमने यहाँ पर डाइल्यूशन कर दिया. तो यहाँ पर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन डिक्रीजेस. जैसे ही हम वाटर एसिड में डालते हैं तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और सॉल्यूशन लेस एसिडिक हो जाता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है. तो यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है. इसके बाद जब हम बेस में डालते हैं, जब वाटर बेस में ऐड किया जाता है तो कंसंट्रेशन जो होता है ना OH माइनस आयंस का वो भी कम हो जाता है और सॉल्यूशन लेस बेसिक हो जाता है, स्लाइटली हीटिंग में आकर. हमेशा याद रखना कि एसिड को वाटर में डालना है, वाटर को एसिड में नहीं डालना वरना आपका स्प्लैश हो जाएगा बेटा. वाटर टू एसिड, हमेशा ऑलवेज एड एसिड टू वाटर. यहाँ पर क्या लिखा है, हमेशा एसिड को वाटर में ऐड करना है, वाटर को एसिड में ऐड नहीं करना. थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है आपको. कोई भी बीकर है, इसमें पानी है, आपको इसमें एसिड ऐड करना है, एसिड ऐड करना है. लेकिन अगर आप कभी भी किसी बीकर में एसिड लेकर पानी डालने की कोशिश करेंगे ना, स्प्लैश हो जाएगा पूरे में और आप पर छींटे आ सकती हैं और आपका नुकसान हो सकता है. अब आते हैं कुछ होमवर्क क्वेश्चंस जो कि इसी के ऊपर हैं
कि while diluting an acid, why it is recommended that the acid should be added to water, not water to the acid. इसका क्या मतलब है? जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो एसिड को हमें पानी में डालना है, यानी ना कि वाटर को पानी एसिड में डालना है। वाटर को एसिड में नहीं डालना है, एसिड को वाटर में डालना है टू अवॉइड स्प्लैशिंग। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, खुद करना, लेकिन मैंने फिर बता दिया आंसर। हाउ इज कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन व्हेन एसिड इज डाइल्यूटेड? तो भाई एक बात मैं आपको बता दूं, जितने भी एसिड हैं वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो सेपरेशन जो होता है H प्लस आयन का टू फॉर्म HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, ये तो हमें पता है, वी नो डैट। तो HCl जब हम बेटा पानी में डालते हैं ना, HCl हम पानी में डालते हैं तो हमारा हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है, H3O प्लस आयन की फॉर्मेशन होती है, प्लस Cl नेगेटिव की फॉर्मेशन होगी। तो ये हमारा क्या है, हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन बेटा एग्जिस्ट नहीं कर सकते अलोन, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन हम इसको शो करेंगे हमेशा H3O प्लस की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, H प्लस की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। जो मैंने आपको पीछे बताया वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है। H3O प्लस भी लिख सकते हो इसको, या फिर H प्लस भी लिख सकते हो, दे ऑल आर करेक्ट। ठीक है, इसके बाद हमारी बात आती है कि इसकी कंसंट्रेशन अफेक्ट की होगी जब एसिड को डाइल्यूट करा जाएगा, क्योंकि जब बेटा हम एसिड में वो सॉरी वाटर हम एसिड में डालते हैं तो फिर वो डाइल्यूट होता जाता है, और डाइल्यूट होने से H प्लस की कंसंट्रेशन गिर जाती है। ठीक है, कंसंट्रेशन गिर जाती है, और सेम इसमें इसका आंसर भी बेटा वही है, उसी तरह आपको आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स आर द सिंपलेस्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसमें बोला गया इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि हमें बताते हैं कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है बाय चेंजिंग देयर कलर। यस, कलर चेंज करने से, स्मेलिंग से हमें पता चल जाता है कि भाई ये जो है ये चीज एसिडिक है या बेसिक है। कोई भी लेमन हो बेटा, लेमन को ना लिटमस पेपर जो होता है ना, लिटमस पेपर मैंने आपको बताया, तो कि ब्लू स्ट्रिप ऑफ लिटमस पेपर पर डालना लेमन, वो रेड हो जाएगा। यस, तो वही हमारे इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स आपको बताते हैं कि कोई भी चीज एसिडिक है या बेसिक है। तो दे हेल्प टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग और टचिंग इट। हमें बिना टेस्ट करे, टच करे, हमें आराम से पता चल सकता है कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। अब भाई हम HCl कोई भी बॉटल में रखा हुआ है, मान लो एक विदाउट नेम बॉटल रखी हुई है कि भाई ये एसिडिक है या बेसिक है, आपकी केमिस्ट्री लैब में किसी ने स्लिप हटा दिया, अब आपको टेस्ट करना है वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। तो भाई मैं ये तो नहीं कहूंगी लो मैं टेस्ट कर लेती हूँ, देखती हूँ कड़वा टेस्ट आ रहा है, खट्टा टेस्ट आ रहा है, तो भाई थप्पड़ पड़ जाएंगे वहीं पर ही। ठीक है, टीचर से ही थप्पड़ पड़ेंगे, तो फिर इससे बेहतर है आपको क्या करना है, लिटमस पेपर लेना है, लिटमस पेपर पे उस पर जाकर देखिए। अगर कोई भी हम लिटमस पेपर ले लो या कुछ और ले लो, मैं आपको बता रही हूँ, तो यहाँ पे कुछ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं। होता है नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। सबसे पहले हम नेचुरल इंडिकेटर की बात करते हैं जो कि प्लांट से मिलते हैं, नेचुरल सोर्स से मिलते हैं, जैसे कि लिटमस जो कि हमें लिकेंस से मिलता है, लाइचेंस, लिकेंस जो भी बोल लो। तो बेटा ये जो अगर हमारा ब्लू लिटमस पेपर को हम एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ABR, और बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। अब बात आती है कि मैम अगर हम एसिड को रेड लिटमस पेपर पर डालेंगे तो बेटा देयर विल बी नो इफेक्ट, नो चेंज ऑफ कलर। लेकिन अगर हम किसी भी बेस को रेड लिटमस पेपर पर डालेंगे, बेस को ब्लू लिटमस पेपर पर डालेंगे, तब भी कोई चेंज नहीं होगा कलर में, क्योंकि ये तो कलर वही देना है इनको, तो इनका फाइनल कलर तो वही है। ठीक है, तो एसिड विल कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड एंड रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। दिस दूसरा हमारा आता है टर्मरिक। टर्मरिक यानी आपकी हल्दी जो आप अपने फेस पर लगाते हैं, तो बेटा ये जो हल्दी है ये आपको नो कलर चेंज इन एसिड्स। आप हल्दी में जो हम एसिड्स में कोई कलर चेंज नहीं होता, यानी येलो की येलो ही रहती है हल्दी, आपको येलो की येलो ही मिलेगी। अगर आप हल्दी में एसिड मिला दोगे तो बेटा उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। या हम ले लेंगे कोई भी बेस, क्या ले लेंगे, बेस। बेस में वो बन जाएगी येलो टू रेड ब्राउन। मान लो बेटा आपके घर में, मान लो कोई भी आप व्हाइट क्लॉथ लो, व्हाइट क्लॉथ पर आप अपनी हल्दी गिला दो, हल्दी डाल दो, और उसको थोड़ा सा लेना, ज्यादा मत लेना कि पूरा एक चम्मच भर के डाल रहे हो। ठीक है, जरी सी हल्दी लेना, व्हाइट क्लॉथ लेना, और व्हाइट क्लॉथ पर बहुत छोटा सा क्लॉथ लेना, बहुत छोटा सा, उसको हल्दी लाकर थोड़ी सी उसको फैला लो। ठीक है, जब आप फैलाओगे ना तो फिर वो येलो कलर की होगी, ऑफ कोर्स येलो कलर की होती है हल्दी तो। और फिर आप कोई भी सोप लेकर उसको क्लीन करने की कोशिश करना, आप देखोगे कि वो जो येलो हल्दी है ना वो बेटा रेड में बदल जाएगी। यस, वो रेड में बदल जाती है, ऐसा होता है, आप ट्राई कर कर देखना। और यही हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है। अब हमारा आता है रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। ये एसिड को रेड में बदलता है और बेस को ग्रीन और येलो में बदलता है। ठीक है, अब हमारा आता है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में जो कि हमारे लैब्स में प्रिपेयर कर जाते हैं, एक हमारा आता है फिनोफ्थिलीन और एक होता है मिथाइल ऑरेंज। तो फिनोफ्थिलीन जो होता है वो एसिड को कन्वर्ट कर देता है इनटू कलरलेस
ठीक है, और बेस कन्वर्ट कर देता है इनटू पिंक कलर, पिंक कलर, पिंक 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 पिंक। Phenolphthalein will convert acid to a colorless thing, or base will convert phenolphthalein into pink color. मिथाइल ऑरेंज जो है आपका एसिड को कलर कर देगा. मिथाइल ऑरेंज विल कन्वर्ट योर एसिड टू रेड कलर एंड मिथाइल ऑरेंज विल कन्वर्ट योर बेस टू येलो कलर. इसको भी एक आपकी चीट शीट में लिख लो. ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स, ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स होते हैं जो कि वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल, यानी आप सूंघ कर पता लगा सकते हो कि भाई क्या ये एसिड है या बेस है. जैसे कि क्लोव ऑयल, वनीला एक्सट्रैक्ट और अनियन जूस. इन एसिड में स्मेल जो है ना वो सेम रहती है और बेस में स्मेल डिसअपेयर हो जाती है. जब भी आप एसिड में जो है एसिड डालते हो तो फिर भाई अनियन जूस में एसिड डालोगे तो स्मेल वैसे की वैसी रहेगी, लेकिन आप उसमें देखोगे ना बेस में स्मेल नहीं होगी, स्मेल विल डिसअपेयर. और ये यूज होती है फॉर यूजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, जो इम्पेयर्ड पर्सन होता है ना उसके लिए यूज होती है. अब आता है हमारा नेक्स्ट 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 टॉपिक आता है. व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? यूनिवर्सल इंडिकेटर. ये तो मैं आपको पढ़ाऊंगी, पहले पीएच पढ़ाऊंगी, पीएच स्केल पढ़ाऊंगी, फिर इसके बाद ये पढ़ाऊंगी. तो भाई पीएच स्केल से पहले हम कुछ पढ़ लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस. जो स्ट्रेंथ होती है एसिड और बेसिस की वो डिपेंड करता है कितने आयंस हम वाटर में रिलीज कर रहे हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा वाटर में, वीक एसिड होगा तो पार्शियली आयनाइज होगा. स्ट्रेंथ इज नॉट अबाउट कंसंट्रेशन, इट्स अबाउट आयोनाइजेशन. तो आपको इसी तरह ध्यान रखना है कि स्ट्रेंथ किस पर बेस्ड डिपेंड करती है. इट इज बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन नॉट द कंसंट्रेशन. कितना पानी है इस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये करेगा कि भाई कितना आयोनाइजेशन हो रहा है. ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं पीएच पे. लेट्स मूव ऑन टू पीएच. सो स्टार्टिंग विद पीएच. पीएच स्केल से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे पीएच स्केल में हमारा आता है. पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल एक ऐसा स्केल टाइप है, एक स्केल है जो कि आपका मेजर करता है कि आपका कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है. ठीक है, तो कोई भी एक स्केल टाइप होता है पीएच. ठीक है, पीएच स्केल एक स्केल टाइप है जिसमें आपको पता चलता है कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है कितना बेसिक है. इट्स लाइक दिस. ठीक है, ये होता है हमारा पीएच स्केल. ठीक है, इसके बाद हमारा इट टेल्स अस द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इन अ सॉल्यूशन. हमें पता चलता है पीएच स्केल से कि कहाँ पर H प्लस आयंस की जो कंसंट्रेशन है ज़्यादा है और कहाँ पर H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन कम है. तो जो पीएच स्केल की जो रेंज होती है ना, इट इज़ अप टू 0 to 14. 0 से लेकर 14 तक इसकी रेंज होती है. ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ. जितना भी 0 से लेकर 14 तक इसकी पूरी रेंज आती है. ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा वो कर लूँ छोटा. तो ये 0 1 2 3 4 5 6 तक लेकर अप टू 6 तक से जितना भी कोई भी सॉल्यूशन आएगा वो सब क्या होगा, हमारा एसिडिक होगा. और 8 से लेकर 8 to 14 तक जितना भी होगा वो सब बेसिक में आएगा. एंड द 7 इज द न्यूट्रल पार्ट. 7 जो होता है हमारा न्यूट्रल होता है. तो पीएच वैल्यू जो है 0 to 6 तक जो होगी वो बताएगी हमें एसिडिक सॉल्यूशन. अगर पीएच वैल्यू आपकी 7 हुई तो मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन है. और अगर आपकी पीएच वैल्यू 8 to 14 आ जाती है दैट मीन इट इज बेसिक सॉल्यूशन और एल्कलाइन सॉल्यूशन. अब ये डिपेंड करता है ऑन द नंबर्स कि अगर एसिडिक होगा तो हमें पता है कि 0 to 6 तक हमारी पीएच वैल्यू होने वाली है. तो एसिडिक होने पर आपके H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन होगी ज़्यादा. और बेसिक होगा तो H प्लस आयंस की जो बेसिक होता है 8 to 14 तक, बेसिक आयंस की H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन वहाँ कम होगी. ठीक है, इसके बाद चलते हैं यहाँ पे. यहाँ पर हमें लिखना है पीएच वैल्यू लिखनी है सबकी कितनी है, कैसा नेचर है सब्सटेंस का, यानी एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, और पीएच पेपर का कलर क्या होगा. तो यहाँ पर सबसे पहले बात आई है सलाइवा की. व्हेन यू विल ईट, जब आप डिनर करते हो या फिर आप लंच करते हो या कुछ भी खाते पीते हो, ठीक है, तो उससे पहले आपकी सलाइवा की पीएच कितनी होती है. तो सलाइवा की पीएच होती है बिफोर मील इट्स 6.5 to 6.9. 6.5 to 6.9 तक होती है. ठीक है, और 6.5 to 6.9 तो आपका आ जाता है एसिडिक रेंज में. तो ये हो गया एसिडिक. ठीक है, ये हो गया एसिडिक. इसके बाद हमारा जो कलर होगा पीएच पेपर का, इट विल बी रेड. एसिडिक में हमारा रेड है. सलाइवा आफ्टर मील रेड ही कलर होगा. पीएच आपकी होगी 5.1 to 5.5. थोड़ा सा ज़्यादा एसिडिक होगा सलाइवा. दिस विल ऑल्सो एसिडिक. ये आपके एनसीईआरटी की टेबल है.
एनसीईआरटी टेबल है और मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। लेमन जूस में हमें पता है सिट्रिक एसिड मिलेगा हमें, और सिट्रिक एसिड का जो आप देखोगे इसमें रेंज, इसका कलर जो होगा पीएच पेपर का इसमें भी रेड ही होगा, ठीक है। और आपको ये थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा वो होता है एज कम्पेयर टू सलाइवा, इट विल बी 2.2 to 2.4, ये भी एसिडिक में आ गया। कलरलेस एयरेटेड ड्रिंक, जो एयरेटेड ड्रिंक्स होती हैं कलरलेस, उनका पीएच होता है हमारा 3 to 3.5, 3 to 3.5, एंड ऑफ कोर्स ये भी एसिडिक होगा, रेड ही कलर होगा। कैरेट जूस जो आ गया है उसका 4 to 4.5 होती है, सेम रेड एंड एसिडिक, ठीक है। एंड द कॉफ़ी जो आप बनाते हो ठंड के टाइम में वो भी होगी 4.5 to 5.5, ठीक है। एसिडिक एंड रेड। टोमेटो जूस जो आप पीते हो, टोमेटो जूस होता है, सॉरी पीते नहीं है, रेड होता है, उसका भी होता है 4 to 4.4, 4 to 4.4, ठीक है। टैप वाटर जो होता है वो, इसका कोई इफेक्ट नहीं आता, इसका जो पीएच होता है ना, जो आप टैप वाटर होता है उसका 7 होता है, यानी ये न्यूट्रल होता है, इट्स नॉट इवन एसिडिक नॉर बेसिक, तो ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है। और 1 मोल ऑफ NaOH जो हो गया NaOH, इसका हमारा होता है बेसिक, इट इज बेसिक, NaOH बेस है हमें पता है, तो इसका बेसिक हो गया ये एल्कलाइन बोल लो, और इसका पीएच होता है 14, मतलब सबसे ज़्यादा बेसिक है ये, और इसका कलर जो होगा वो होगा ब्लू। एंड 1 मोल ऑफ HCl, ऑफ कोर्स ये तो एसिडिक होगा, और इसका जो वो है अप्रॉक्सीमेट पीएच वैल्यू 1 होती है, एंड इट विल बी रेड, ठीक है। अब एक बात है यहाँ पे मैं बता देती हूँ, पीएच स्केल हमें पता है हाफ होता है रेड, ठीक है, वो कलर वेरी करते हैं, लेकिन मान लो ये हमारा एसिडिक वाला पार्ट आ गया पीएच पेपर का, ठीक है। मैं इसको कलर आउट कलर कर देती हूँ, वेट अ सेकेंड, ठीक है। बीच में हमारा आता है न्यूट्रल वाला पार्ट, बीच में जो हमारी 7th वैल्यू होती है वो न्यूट्रल वाले पार्ट की होती है, ये हमारा न्यूट्रल वाला पार्ट आ गया। इसके बाद हमारा आता है हमारा बेसिक वाला पार्ट, वो मैंने ब्लू कलर से ले लिया है, तो हमें पता है पीएच वैल्यूज वेरी करती है, मैं यहाँ पर रिवाइज करवा रही हूँ, पीएच वैल्यू वेरी करती है 0 to 14 में, जिसमें 0 to 6 हमारा होता है एसिडिक का, और 7 वैल्यू होती है फॉर न्यूट्रल, यानी ना तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, और 8 to 14 हमारा होता है बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो एसिडिक होगा ना, इधर दिस पार्ट जो एसिडिक वाला पार्ट है हमारा, तो यहाँ पर H प्लस की कंसनट्रेशन जो होगी वो ज़्यादा होगी, H प्लस आयंस की कंसनट्रेशन एसिडिक वाले पार्ट में ज़्यादा होगी। जितना हम हायर टू लोअर वैल्यू तक जाएंगे उतनी ही H प्लस कंसनट्रेशन बढ़ती रहेगी, यानी कि हम 14 से 0 वैल्यू पर जाएंगे, यहाँ पर H प्लस कंसनट्रेशन यहाँ इंक्रीज होती रहेगी, लेकिन हम 0 to 14 तक जाएंगे तो वहाँ पर H प्लस कंसनट्रेशन विल डिक्रीज। If we will go from 14 to 0, H plus concentration will increase, and if we go 0 to 14, H plus concentration will decrease. और ये हमारा बीच का वाला पार्ट आ गया, that is 7th part, that is neutral, ठीक है। इसके बाद हमारे कुछ की पॉइंट्स हैं यहाँ पर, जितनी ज़्यादा हाइड्रोनियम यानी H प्लस आयन की कंसनट्रेशन होगी उतना ही कम पीएच वैल्यू होगा, मतलब कि अगर मेरी H प्लस कंसनट्रेशन 0 to 6 में, ऑफ कोर्स मुझे पता है H प्लस कंसनट्रेशन थोड़ी ज़्यादा होगी, तो यानी पीएच वैल्यू तो कम है, लेकिन 8 to 14 में मुझे पता है H प्लस कंसनट्रेशन कम होगी, तो और ये तो पीएच वैल्यू ज़्यादा है, तो पीएच वैल्यू इज इनवर्स ऑफ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, is inversely proportional to pH value is inversely proportional to the concentration of H प्लस आयंस, ठीक है। और न्यूट्रल सॉल्यूशन की पीएच हमेशा 7 होती है, जैसे ही हम डाइल्यूट करेंगे ना एसिड को तो पीएच बढ़ेगा, डाइल्यूशन यानी हम थोड़ा सा क्या करेंगे, पानी और डालेंगे, यानी H2O डाइल्यूट और कर देंगे एसिड को, तो फिर इससे क्या होगा, पीएच जो है वो बढ़ती रहेगी, और जैसे ही हम बेस को डाइल्यूट करेंगे तब पीएच घटेगी, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, पीएच की हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, ये मैं एनसीईआरटी के पेजेस से ही करवा रही हूँ, और आगे जितना भी होगा ऑलमोस्ट सब एनसीईआरटी से होगा, क्योंकि थ्योरी पार्ट है, ठीक है, थ्योरी पार्ट है, और आगे मैं आपको बता दूंगी किस तरह कैसे होना है, ठीक है। तो आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, आर बॉडी वर्क्स विद इन
pH range of 7 to 7.8. हमारी पूरी बॉडी का pH रेंज होता है 7 to 7.8. लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ pH चेंज. When pH of rain water is less than 5.6, it's called acid rain. जब रेन वाटर, जब बारिश होती है तो उसका जो पानी का अगर pH जो है, उसका pH जो है लेस देन हो 5.6 से, क्या हो, एक सेकेंड, मैंने सही बनाया ना ये, हाँ मैंने उल्टा बना दिया, सॉरी 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 सॉरी. 5.6 से कम होगा अगर रेन वाटर का pH, तो वो उसको हम बोलेंगे कि हमारी क्या हुई है, एसिड रेन हुई है. When acid rain flows into rivers, it lowers the pH of river water. The survival of aquatic life in such rivers become difficult. तो जैसे ही जब ये रेन वाटर किसी भी aquatic उसमें जाता है, हमारा aquatic मतलब रिवर्स वगैरह में जाता है, ओशंस वगैरह में जाता है, तो एक्वेटिक लाइफ होती है रिवर्स में, उनका डिफिकल्ट हो जाती है. यानी फिश वगैरह, ये कोई भी चीज़ जो हमारे रिवर्स में, रिवर में हो रही है, रिवर वाटर में, उसका पीएच चेंज होता है रिवर वाटर का, जैसे एसिड रेन आती है रिवर्स में, और एक्वेटिक लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता है. Acids and other planets. The atmosphere of Venus is made up of thick white and yellowish clouds of sulfuric acid. Do you think life can exist on this planet? No, never. जब एटमॉस्फेयर जो है वीनस प्लैनेट का, वो थिक वाइट और येलोइश क्लाउड से बना है, ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से. सल्फ्यूरिक एसिड का एटमॉस्फेयर है, वहाँ पर कैसे लाइफ सर्वाइव हो सकती है? नो. व्हाट इज द पीएच इन सॉइल इन योर बैकयार्ड? आपके सॉइल की बैकयार्ड, सॉइल की पीएच क्या होगी जो आपके बैकयार्ड में? प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ. ठीक है, तो to find out the pH required for healthy growth, you can collect the soil from various places and check the pH in manner described below. In also you can note down which plant and growing region from which you have collected the soil. Okay, इस चीज़ को एक मिनट. तो इस एक्टिविटी में जो बताया गया है ना, मैंने यहाँ पर एक्टिविटी ऐड नहीं कर रखी, लेकिन इसका पूरा जो pH ऑफ सॉइल है, उसका जो इम्पोर्टेंस है, मैं आपको यहाँ बता देती हूँ सिंपल सिंपल से अल्फाजों में. ठीक है, कलर दूसरा लेते हैं, ग्रीन जी. तो अगर अगर फार्मर्स जो हैं, फार्मर्स क्या करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, फार्मर्स क्रॉप ग्रो करते हैं, तो फिर फार्मर जो है क्रॉप ग्रो करते हैं, और अगर उनको पता चलता है कि उनकी जो सॉइल का जो रेंज है ना, वो थोड़ा एसिडिक हो गया है, यानी उनकी सॉइल थोड़ी, कहाँ गया, फार्मर की सॉइल थोड़ी एसिडिक हो गई है, तो फार्मर्स ना कुछ चीज़ें अपनी बेसिक सब्सटेंसेस को, यानी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, अगर सॉइल एसिडिक हो गई तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कहाँ क्या चीज़ यूज़ करेंगे, बेस यूज़ करेंगे. कोई बेस यूज़ करेंगे, तो सॉइल अगर एसिडिक हो जाती है तो फार्मर्स एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई बेस यूज़ करते हैं, और उस बेस का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी क्विक लाइम और स्लेट लाइम. तो मैं इस चीज़ को यहाँ पर लिख देती हूँ, इसको ऊपर करो. एक सेकेंड, तो बस यहाँ पर मैं लिख देती हूँ. तो बेस कौन सा यूज होगा यहाँ पर, बेस विल बी यूज्ड स्लेट लाइम और क्विक लाइम. स्लेट लाइम क्या होता है, स्लेट लाइम होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड को मैं यूँ लिख रही हूँ, और या क्विक लाइम यूज कर लेते हैं ताकि वो अपनी एसिडिक सॉइल को थोड़ा न्यूट्रलाइज कर सकें. ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड. ठीक है, बस इसमें इतनी सी ही बात थी इस टॉपिक में. अब नेक्स्ट आता है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये वाली बात मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में बता दी थी. इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक. तो HCl हमें पता है, लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था, डाइजेशन में मदद करता है. HCl हेल्प इन डाइजेशन. ठीक है, और हमारे स्टमक को ये चीज़ हार्म नहीं करती, ये HCl होता है. ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेस पेन एंड इरिटेशन. अगर ज़्यादा, तो अगर खाना डाइजेस्ट नहीं होता, यानी इनडाइजेशन हो जाता है, तो स्टमक ना कुछ एसिड, ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर देती है, यानी HCl ज़्यादा हो जाता है, और उससे पेन होता है, स्टमक पेन होता है, इरिटेशन होती है. तो इस पेन को इससे छुटकारा पाने के लिए पीपल क्या करते हैं, बेसिस यूज़ करते हैं, लाइक एंटी एसिड्स यूज़ करते हैं. तो अगर HCl की कंसंट्रेशन हमारे स्टमक में बढ़ जाती है, इफ़ इट इज़ इंक्रीज इन आवर स्टमक, तो हमें इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको सही करने के लिए वी यूज़ एंटी एसिड्स. क्या यूज़ करते हैं, एंटी एसिड्स यूज़ करते हैं. One such remedy must have been suggested by you at the beginning of this chapter. These antacids neutralize the excess acid. जो antacids जो होते हैं ना, ये ज़्यादा एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जो कि माइल्ड बेसिस ऑफन यूज फॉर पर्पस. तो यहाँ पर एंटी एसिड्स का एग्जांपल इन्होंने दे रखा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं.
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ये मैं नोट्स बनाती हुई चल रही हूँ, तो मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस आपको ये लिखना है, पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम। और हमें पता है, मैंने लिख दिया कि HCl जो है हमारे डाइजेशन में काम आता है। अगर ये बढ़ जाएगा, जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैंने यहाँ लिख दी है आपके लिए, ठीक है। इसको मैं छोटा कर देती हूँ, ठीक है। ये आपके नोट्स बन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है pH changes. pH change is the cause of tooth decay. Tooth decay start when the pH of the mouth is lower than. तो tooth decay कब होता है, एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ। एज अ कॉज ऑफ, तो टूथ डिके तब होता है जब हमारे माउथ की जो पीएच है ना, टूथ डिके का कॉज क्या है, टूथ डिके कब होता है जब आपकी पीएच कम होती है, किससे, 5.5 से कम होती है, ठीक है। तो टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, सॉरी calcium hydroxyapatite, a crystalline form of calcium phosphate, is the hardest substance in the body. It does not dissolve in water but is corroded when the pH in the mouth is below 5.5. Bacteria present in the mouth produce acid by degradation of sugar and food. तो यहाँ पर आपको सिंपली मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ और यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। तो टूथ डिके जो है तब होता है जब आपका माउथ का पीएच जो हो जाता है 5.5 से कम हो जाता है। और जो हमारा टूथ इनेमल जो है, जो किससे बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना है, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट की क्रिस्टलाइन फॉर्म है, क्रिस्टल फॉर्म है। वो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, क्या, टूथ इनेमल, ठीक है। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, वाटर में डिजोल्व होता ही नहीं है, लेकिन कोरोडेड यानी डैमेज हो जाता है जब पीएच जो हो जाती है हमारी माउथ में वो बिलो 5.5 हो जाती है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड, जो हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो कुछ एसिड्स बनाते हैं बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल रिमेनिंग द माउथ आफ्टर ईटिंग। तो खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग, फूड ईटिंग के बाद बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया उन पर काम करते हैं। बैक्टीरिया काम कर कर क्या बनाते हैं, एसिड्स बनाते हैं, एसिड बनाएंगे, ठीक है। और वो प्रोड्यूस करता है और उन एसिड से क्या होता है, हमारा टूथ का इनेमल डैमेज होने जाता है। तो और इसका प्रिवेंशन क्या है, टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। का माउथ को क्लीन करो आफ्टर ईटिंग यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक। टूथपेस्ट जो होते हैं हमारे बेसिक होते हैं फॉर क्लीनिंग द टीथ, कैन यूटिलाइज द एक्सेस एंड प्रिवेंट टूथ डिके। तो आफ्टर ईटिंग, लाइक आफ्टर डिनर, प्लीज 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 क्लीन योर टीथ विद अ टूथपेस्ट। तो इसलिए बोलते हैं ये रात में ब्रश करके सोया करो, ठीक है। Self defense by animal and plant through chemical warfare. Have you ever been stung by honeybee? Bee sting leaves an acid which causes pain and irritation. मैं इसको बड़ा कर देती हूँ, okay. तो कभी वो हनी बी ने काटा है आपको, जो उसको चुतैया भी बोलते हैं, तो वो जब काटते हैं, बी स्टिंग्स जो होती हैं, लीव्स एन एसिड व्हिच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। जब वो काटती हैं तो बेटा पेन होता है, इरिटेशन होता है, बहुत खुजली होती है। तो उसको माइल्ड बेस से हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, लाइक बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं। और स्टंग एरिया, मान लो हाथ पर काट लिया तो वहां पर आप बेकिंग सोडा लगा लो, तो उससे क्या होता है, रिलीफ मिल जाता है। और स्टिंगिंग हेयर ऑफ बीटल लीव्स इंजेक्ट stinging hair of beetle nettle leaves inject methanoic causing burning pain. जो नेटल लीव्स जो होती है ना, क्या, ओके, एक सेकेंड। तो नेटल लीव जो होती हैं वो मिथेनोइक एसिड डाल देती हैं। और मिथेनोइक एसिड जो होता है वो बहुत बर्निंग पेन देता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक पेन देता है। इसका नेटल लीव जब इंजेक्ट कर देती हैं मिथेनोइक एसिड विच कॉजेज बर्निंग पेन, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। और ये छोटा सा हमारा पार्ट, 1 मिनट रुक जाइए जी, मैंने इसको कनेक्ट कर लिया चार्जर से, हाँ जी। तो नेटल क्या है, इट इज एन हर्बेशियस प्लांट विच ग्रोज इन द वाइल्ड। इट लीव्स हैव स्ट्रिंगिंग है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको अभी पीछे यहाँ प्लांट की बात बताई है, इसी के प्लांट की भी इन्फॉर्मेशन थोड़ी यहाँ पर दे रखी है। तो नेटल क्या है, एक हर्बेशियस प्लांट है जो कि कहाँ, वाइल्ड में ग्रोथ है। इट लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर। इसके लीव्स के पास कुछ हेयर्स होते हैं जो कि पेनफुल स्ट्रिंग्स होती हैं, जो कि अगर एक्सीडेंटली टर्न हो जाए तो उससे बर्निंग पेन होता है। दिस इज ड्यू टू द मिथेनोइक एसिड सिक्रेटेड बाय देम। ये क्या सिक्रेट करती हैं लीफ, मिथेनोइक एसिड, दे सिक्रेट मिथेनोइक एसिड, ठीक है। और ये जो मिथेनोइक एसिड सिक्रीट करती हैं, अगर ये टच हो जाए एक्सीडेंटली तो उससे बर्निंग सेंसेशन होती है। ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ डॉक प्लांट। जो डॉक प्लांट होता है, हम उससे अगर उसको रब कर लेंगे देन इट विल बी फाइन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है,
वेट अ सेकेंड जी। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं क्या हुआ, मेरा पेन है यहाँ पे, हाँ ये रहा। तो यहाँ पर बोला है कि अगर इससे आपका टच हो जाता है एक्सीडेंटली तो मिथेनोइक एसिड आपके अंदर जाता है और वो बर्निंग सेंसेशंस देता है, तो आप इसको डॉग प्लांट की लीफ से अगर रगड़ेंगे उस एरिया को तो फिर इट विल बी फाइन। और जो कि कहाँ ग्रो होता है, बिसाइड द नेटल इन द वाइल्ड, नेटल के बराबर में ही ग्रो होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम चलो ये तो अलग बातें हैं। अब इसके बाद आ जाए सब नेचुरली अकरिंग एसिड्स। आई थिंक ये सब दिख रहा होगा जी। तो विनेगर जो है ये तो हमने पढ़ रखा है, फिर भी यहाँ पर मैंने डाल दी है टेबल, कोई नहीं। विनेगर में हमें मिलता है एसिटिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टर्मरिन में टार्टरिक एसिड एंड टोमेटो में इट्स ऑक्सैलिक एसिड। सोर मिल्क जो कि हमारी दही होती है उसमें लैक्टिक एसिड मिलेगा, लेमन में सिट्रिक मिलेगा, आंड स्टिंग में मिथेनोइक एसिड और नेटल स्टिंग में मिथेनोइक एसिड मिलेगा। और आपको सबके पता चल गया। अब यहाँ पर आते हैं कुछ क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस में आपको बता दूं ये दोनों जो क्वेश्चंस है ना, ये वाला दिस वन एंड दिस वन, ये बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इसमें इसमें ये बल्कि एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है एंड यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है। तो इस स्लाइड में कम से कम 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, और इन 5 क्वेश्चन में से ये जो आपका मैं बता देती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 सॉल्यूशन ABCD दे रखा है। ये आपका ये वाला जो क्वेश्चन दे रखा है ये आपका CBSE 2010 में पूछा गया था, बहुत पुराना है लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स दोबारा रिपीट हो सकता है, आपको करना ही करना है। और ये वाला जो आपका फ्रेश मिल्क हैज पीएच, ये तो बहुत बार पूछा गया है, तो फिर चांसेस इस बार भी ज्यादा ही है कि आ जाए। और बेटा ये सारे ये जो 3 मैं बता रही हूँ ना, ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस ही है, तो प्लीज डोंट मिस एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं उठकर। तो पहला क्वेश्चन है, डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H+ आयंस, इफ यस देन व्हाई दे आर बेसिक। तो इसका आंसर मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ जी। बेसिक सॉल्यूशन के पास, बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं उनके पास H+ आयंस भी होते हैं और OH नेगेटिव आयंस भी होते हैं, लेकिन फर्क क्या होता है कि H+ आयंस जो होते हैं कम होते हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोनियम आयन से हाइड्रोक्साइड आयन जो है कम होता है, इसी वजह से ये बेसिक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपके पास 2 सॉल्यूशन है A एंड B, और एक सॉल्यूशन की पीएच है, एक सॉल्यूशन A है इसकी पीएच है 6 और दूसरा सॉल्यूशन जिसकी पीएच है 8। तो सॉल्यूशन A है और एक सॉल्यूशन B है, एक की तो पीएच क्या है 6 और एक की है 8। ठीक है, which solution has more hydrogen ion concentration, which of these is acidic and which one is basic। तो उन्होंने बोला है कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है, किसके पास हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। हमें पता है 0 to 6 में हमारा एसिडिक रेंज आती है और 8 to 14 में हमारी बेसिक रेंज आती है। तो यहाँ पर हमें क्लियर नजर आ रहा है, कि ये A वाला हमारा एसिडिक होगा, B वाला हमारा बेसिक होगा। तो ये तो हमारा एसिडिक हो गया, ये बेसिक हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बोला है H+ कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा होगी। तो H+ कंसंट्रेशन मुझे जितना पता है कि H+ कंसंट्रेशन एसिडिक वाले में ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस। H+ कंसंट्रेशन इसमें कम होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि 5 सॉल्यूशन है ABCD एंड E व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर शो पीएच इतना, व्हिच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, स्ट्रांगली अल्कलाइन, स्ट्रांगली एसिडिक, वीकली एसिडिक एंड वीकली अल्कलाइन। हाँ जी, तो कैसे पता लगाएंगे, पहले मैं इसको छोटा कर दूं, मैं इसको छोटा कर लेती हूँ, फिर ये 5 सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन करवा दूंगी। आ ही नहीं रहा था। हाँ, आ गया। तो 5 सॉल्यूशन दें, ब्लू कलर ले लेते हैं। ठीक है, एक सॉल्यूशन A है, एक B है, एक C है, एक D है और E है। मैंने अपने पास खोल रखा है तो मैं यहाँ पर वैल्यूज लिख देती हूँ। एक की पीएच वाली रही है 4, दूसरे की दी है 1, ऑप्शन नंबर C की है 11 और 7 एंड 9। ठीक है, तो ये पीएच वैल्यू दे रखी है इन सारे सॉल्यूशंस की। अब मुझे बताना है इसमें से न्यूट्रल कौन सा है। तो न्यूट्रल तो मुझे क्लियर नजर आ रहा है, 7th वाला यानी D वाला न्यूट्रल है। Am I right or wrong? सॉल्यूशन D न्यूट्रल है क्योंकि इसकी pH इक्वल टू 7 है, राइट। फिर इसके बाद बोला है स्ट्रांगली एल्कलाइन कौन सा है। स्ट्रांगली, अब मुझे पता है एल्कलाइन यानी बेसिक है, 8 to 14 बेसिक रेंज होती है, लेकिन जो जितना ज्यादा OH आयन की कंसंट्रेशन होगी, OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन होगी, उतना ही ज्यादा मेरा क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो एक बात यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर मान लो मैं लिखती हूँ 1, रुको 1 2 3, सॉरी 0 से लिखना है,
मैं आपका पीएच स्केल बना रही हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 एंड 14। ये मैंने आपको पीएच स्केल की सारी कंसिडरेशन बना दी है। मैं इसको मैं डंडे बना देती हूँ इनके बीच में, बहुत गंदा लग रहा है ये, उंडो कर दो जी। तो मुझे इतना पता है कि भाई 0 to 6 में मुझे इतना पता है कि जो 0 to 6 का बीच का पार्ट है वो सब मेरा एसिडिक है, ठीक है। और मुझे इतना भी पता है कि 8 to 14 मेरा ये सब बेसिक या अल्कलाइन है, ठीक है। और 7th वाला तो न्यूट्रल है। तो जो सब न्यूट्रल के थोड़ा करीब होगा ना, जो न्यूट्रल के करीब होगा वो मेरा वीक एसिड्स में आ जाएंगे, वो वीक एसिड वैल्यू होगी। लाइक 6 थोड़ा ज़्यादा वीक है, फिर 5 तो 0 स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग, फिर वीक वीक वीक, कुछ इस तरह का हमारा सिस्टम बनेगा। वो डिपेंड करता है हमारी क्या वैल्यू होती है। अब मान लो मेरे से पूछा कि भाई स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन कौन सा है, यानी स्ट्रॉन्गली बेसिक कौन सा है, तो मैं देखूंगी सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू 9 है, ठीक है। तो मैं देखूंगी भाई सब, मुझे पता है 8 to 14 के बीच में, यहाँ पर 8 to 14 के बीच में सबसे बड़ा नंबर मुझे 11 ही दिख रहा है, यानी सी वाला जो सॉल्यूशन है वो स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन है, ठीक है। नेक्स्ट मैं देखूंगी कि स्ट्रॉन्गली एसिडिक कौन सा है। मुझे पता है 0 to 6 के बीच में सबसे छोटा मुझे नंबर जो दिख रहा है यही मेरा हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्गली एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि भाई न्यूट्रल से थोड़ा सा दूर है, यानी यहाँ पर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। न्यूट्रल के पास ना H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है ना OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, दोनों के बराबर होगी। लेकिन H प्लस कंसंट्रेशन यहाँ पर 1B सॉल्यूशन के पास ज़्यादा है, तो इट विल बी स्ट्रॉन्गली एसिडिक। वीकली एसिडिक मेरा होगा ये वाला 4 एंड देन 9 विल बी वीकली बेसिक, ठीक है। तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन होगा। फ्रेश मिल्क हैज pH of 6, so how do you think pH will change as it turns into curd, explain your answer। तो इन्होंने बोला है कि जो फ्रेश मिल्क है उसकी pH तो 6 होती है, तो pH चेंज कैसे होगी जब उसको कर्ड में बदल दिया जाएगा। तो कर्ड हमें पता है जो फ्रेश मिल्क की जो pH है ना वो कम होगी, क्योंकि जो कर्ड होता है, कर्ड में क्या होता है, हमारा लैक्टिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ये बात हमने अभी इस टेबल में पढ़ी है कि यहाँ पे लैक्टिक एसिड नहीं था या, हाँ ये रहा। कर्ड में हमारा लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो यहाँ पर साफ सी सीधी सी बात है कि इसकी 6 ये जो पीएच होगी फ्रेश मिल्क की वो डिक्रीज होगी फ्रॉम 6 एज इट टर्न इनटू कर्ड एज लैक्टिक एसिड, जो कि कर्ड फॉर्मेशन होगा। तो इसमें क्या होगा, पीएच वैल्यू विल डिक्रीज, इट विल लोअर डाउन। अब कितनी होगी वो नहीं पता, लेकिन उन्होंने पूछा किस तरह होगी, बढ़ेगी या कम होगी। तो लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है तो इट विल लीड टू लोअर पीएच वैल्यू, यानी 6 से तो कम होगी। अब मिल्क है, अ मिल्कमैन हैड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। मिल्कमैन ने क्या करा, थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला दिया फ्रेश मिल्क में। फ्रेश मिल्क की आपने देखा भी यहाँ पर पीएच कितनी थी, 6 थी। और बेकिंग सोडा जो होता है आपका वो बेसिक होता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन। इसने क्यों जो है पीएच को बदला फ्रॉम द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क को 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन क्यों किया। और इसके बाद व्हाई डज द मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज अ कर्ड। तो बेटा फ्रेश मिल्क का जो पीएच कितना होता है, 6 होता है, यानी ये थोड़ा स्लाइटली एसिडिक है। तो उसने क्या करा, थोड़ा सा बेसिक सब्सटेंस ऐड कर दिया, क्योंकि वो जो क्या कर सकता है, टू शिफ्ट द पीएच फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन, क्योंकि मिल्क जो है खट्टा टेस्ट ना करे, मिल्क जो है खट्टा टेस्ट ना करे बहुत आसानी से। मिल्क डज नॉट टर्न सार इजीली, ठीक है। इसके बाद दूसरा रीजन है व्हाई डज द मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेटल। तो मिल्क जो है भाई स्लाइटली एल्कलाइन हो गया, जो कि अब इसको कर्ड बनने में यानी लैक्टिक एसिड मतलब बनने में, सोल सार सबसे बनने में टाइम लगेगा। तो टाइम लगने की वजह से, इसी वजह से क्या होता है, इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू फॉर्म कर्ड, बिकॉज जो मिल्क है वो थोड़ा स्लाइटली एल्कलाइन है, तो इट विल टेक टाइम टू शिफ्ट फ्रॉम एल्कलाइन टू एसिडिक, ठीक है। तो यहाँ पर ही कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सारे डिस्कस करवा दिए हैं। इसके बाद हमारा एक नया टॉपिक आ जाता है, दैट इज सॉल्ट। सॉल्ट्स का थोड़ा सा ये है, फिर हम पूरा जो बहुत डिटेल में है वो हम एनसीईआरटी से करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ सॉल्ट्स क्या होती हैं। सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है जो कि जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है, हमें पता है भाई एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, तो एसिड प्लस बेस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। इसकी जनरल रिएक्शन ये है और इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल पर ये है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो बेटा 3 तरीके की सॉल्ट होती है, एक होती है हमारी न्यूट्रल सॉल्ट जो कि बनती है फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। अगर मैं HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लूँ और एक वो बन लूँ NaOH ले लूँ,
ठीक है। तो ये भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एक न्यूट्रल सॉल्ट बनेगी जिसकी पीएच 7 हो। एग्जाम्पल में NaCl और KCl, HCl प्लस KOH ले लूँ, KOH, तो हमारी KCl बनेगी, डेट इज पोटेशियम क्लोराइड। इसके बाद हमारी एसिडिक सॉल्ट्स आ जाती हैं जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है। एसिडिक सॉल्ट का मतलब ही यही को आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो, HCl ले लो, ठीक है, और एक वीक बेस ले लो लाइक NH4OH ले लो, ठीक है। तो आपकी बनेगी NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड बनेगी प्लस H2O बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, तो एसिडिक में यानी पीएच जो है वो लेस देन होगी 7, ठीक है। FeCl3 हो गई एग्जाम्पल में। इसके बाद आता है अगर मुझे बेसिक सॉल्ट बनानी है, बेसिक सॉल्ट बनानी है तो मैं स्ट्रॉन्ग बेस लूंगी प्लस वीक एसिड लूंगी। स्ट्रॉन्ग बेस में मान लो मैंने NaOH ले लिया और वीक एसिड में मैंने ले लिया एसिटिक एसिड CH3COOH। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, जो मेरी सॉल्ट बनेगी वो CH3COONA प्लस वाटर बन जाएगी, ठीक है। ये सोडियम एसिटेट सॉल्ट बन गई। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट इसी तरह बना सकते हैं, पीएच वैल्यू ऑफ कोर्स 7 से ज़्यादा ही होगी, ठीक है। अब आता है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स में मैं आपको ऐसे ही लिखकर बताऊंगी कि किस तरह कैसे क्या होना है इसमें। तो सॉल्ट के पास, सॉल्ट इनके पास सेम पॉजिटिव या नेगेटिव रेडिकल्स हो और वो सेम, वो उनको बोला जाता है कि ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। सॉल्ट जिनके पास सेम, मान लो मैं इसको ब्लैंक स्लाइड करूँ, मान लो NaCl है और मैं ले लेती हूँ Na2SO4। ये मुझे पता है सोडियम क्लोराइड है और मुझे पता है ये सोडियम सल्फेट है। तो मुझे पता है यहाँ पर अगर इसका आयनाइजेशन करूँगी तो Na प्लस Cl नेगेटिव मेरे पास आएगा, और यहाँ पर मैं आयनाइजेशन करूँगी तो यहाँ पर आएगा 2Na प्लस और SO4 2 माइनस, ठीक है। तो ये दोनों मिलेगा, तो मुझे यहाँ पर सेम पॉजिटिव रेडिकल मिल गए। डैट मीन्स ये सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। कॉमन पॉजिटिव रेडिकल मिल गया जो कि हमारा सोडियम है। अब मान लो मेरे पास KCl है, KCl और ये है पोटेशियम क्लोराइड है, और ये मैंने ले लिया कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। मुझे पता है इसका क्या आएगा K प्लस Cl नेगेटिव, और इसका आएगा Ca2 प्लस, और यह हो जाएगा Cl2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव और 2 नेगेटिव जो भी आएगा। तो मुझे पता है यहाँ पर मुझे सेम नेगेटिव रेडिकल्स मिल गए, डेट इज क्लोरीन मिल गया, तो सेम नेगेटिव जो है क्लोराइड मिल गया। तो भाई ये एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, बस इसमें इतना ही है। फैमिली ऑफ सॉल्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब मैं आपको करवाने वाली हूँ, मैं PDF यहाँ पर अपलोड करती हूँ, NCERT की PDF यहाँ पर डालती हूँ, और मैं यहाँ पर आपको करवाने वाली हूँ जितना भी आपके सॉल्ट वगैरह दे रखे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, एनीथिंग एल्स, ये सब चीज़ें मैं आपको थ्रू NCERT करवाऊंगी। और आप अगर आपने NCERT नहीं निकाल रखी है तो उसको निकाल लें, वहीं से मैं करवाने वाली हूँ, बहुत ईजिली हम ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है जी। तो मैंने NCERT खोल ली है यहाँ पर आपकी, और रुक जाओ मैं इसको ऊपर करूँ। तो हम बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, जो केमिकल्स जो बनते हैं फ्रॉम, ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। आई थिंक इट इज़ विजिबल टू यू, यस पूरा अच्छे से विजिबल है, और मैं आपको यहाँ से करवाने वाली हूँ। ये मैं यहाँ पर रेड कलर ले लेती हूँ। बाय नो यू हैव लर्न दैट द सॉल्ट जो फॉर्म होती है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होती है, यानी HCl से HCl प्लस हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से सॉल्ट बनाते हैं, जो कि हम बनाते हैं NaCl, बनाते हैं नहीं बनाते हैं। तो दिस इज जो हमारी सॉल्ट बनती है वो सोडियम क्लोराइड होती है। दिस इज अ सॉल्ट दैट यू सी इन फूड, जो आपकी मम्मी खाने बनाने में डालती हैं, वो फूड में जो खाने बनाने में सॉल्ट डालती हैं, दैट इज नथिंग, दैट इज NaCl ओनली। सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। सी वाटर में काफ़ी सारी सॉल्ट्स आपको मिलेंगी जो उनमें डिजॉल्व होगी। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड इन सॉल्ट से अलग होता है। डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो सॉलिड सॉल्ट जो है उनके डिपॉजिट्स आपको काफ़ी सारे पार्ट्स में वर्ल्ड के मिल जाएंगे। दीज लार्ज क्रिस्टल आर ऑफन ब्राउन, इनके जो लार्ज लार्ज बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं ना बेटा, ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं, क्योंकि इनमें क्या आ जाती है, इम्प्योरिटीज आ जाती है, और इन्हीं को बोलते हैं रॉक सॉल्ट। जो बेड्स होते हैं ना रॉक सॉल्ट के, बेड्स बन जाते हैं रॉक सॉल्ट के, ऐसे ऐसे बेड्स बन जाते हैं। व्हेन सीज ऑफ बायगॉन एजेस ड्राइड अप, जब आपकी जो सीज ऑफ बायगॉन है वो ड्राइड अप हो जाती है, तो फिर बेड बन जाते हैं रॉक सॉल्ट के। रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल, ठीक है। रॉक सॉल्ट जो है उसको माइंड किया जाता है कोल की तरह, कोयले की तरह। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दी महात्मा गांधी दांडी मार्च। दांडी मार्च का किस्सा तो हमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें आपको अच्छे से पता होगा। अब आता है हमारा कॉमन सॉल्ट। इसके अगर जो मैं लिखवाऊंगी ना, लाइक आपको नोट्स चाहिए होंगे, तो नोट्स में मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखूंगी, और वही पॉइंट्स आपको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेने हैं। लेकिन अभी जहाँ मैं NCERT पढ़ा रही हूँ वहाँ NCERT ही खोल के रखो।
ये कॉमन सॉल्ट जो है एक रॉ मटेरियल है फॉर केमिकल्स. कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन इन अ रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर. तो कॉमन सॉल्ट जो है उसको हम काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा. तो हम इन सारी फॉर्म्स को पढ़ेंगे आज के इसी में. तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो जब इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो यहाँ पर क्या कर रखा है कि ये आपका क्या यहाँ पर है, सोडियम क्लोराइड. ये पूरा जो आपको दे रखा है ब्लू ब्लू ब्लू, इट इज नथिंग, इट इज सोडियम क्लोराइड, जो कि हम ब्राइन कंटेनिंग NaOH. ठीक है. इसमें NaOH ऑफ कोर्स है कि नहीं है या नहीं है, क्योंकि HCl प्लस NaOH से हमारी सोडियम क्लोराइड बनेगी. तो ये जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, या मैंने ये जो है ना, ये एनोड साइड है, ये मेरी यहाँ पर मतलब ये इलेक्ट्रोड्स टाइप रख दी है मैंने यहाँ पे, और इधर हमारा एनोड आ जाता है और इधर हमारा कैथोड आ जाता है. ठीक है. तो जब इलेक्ट्रिसिटी इनमें से पास करवाई गई, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है. और इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, बिकॉज द प्रोडक्ट्स फॉर्म क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कलाई फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है, थोड़ी सी थिकनेस कम कर दूँ, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है फॉर्म होता है व्हेन NaCl में, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. इसको ना वैसे उससे ही करो अभी, तो अभी इसमें कुछ मैं ऐसा नहीं लिखवाऊंगी, ये पूरा लाइन लिखनी पड़ेगी कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है किससे, सोडियम सोडियम क्लोराइड से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जिसको हम ब्राइन कहते हैं, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है. और इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कलाई प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लोर हम इसलिए बोल रहे हैं फॉर क्लोरीन, और एल्कलाई वर्ड यूज हो रहा है फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो ये हमारी स्टेटमेंट है, ये आपके नोट्स में आ जानी चाहिए. यही आप लिख लें, 2NaCl प्लस 2H2O लिक्विड फॉर्म में, और जब 2NaOH क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रही है, तो क्लोरीन गैस इज ऑफ एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस कैथोड पर रिलीज होती है. तो क्लोरीन गैस यहाँ पर आपके रिलीज हो रही है. सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यहाँ पर कुछ यहाँ पर बनता है हमारा. ठीक है. द थ्री प्रोडक्ट्स आर ऑल यूजफुल, और इनके यूजेस यहाँ पर दे रखे हैं. क्लोरीन गैस जो यहाँ से निकली है ना, जब हमने NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल्स में, PVC में, डिसइंफेक्टेंट्स में, CFCs में, पेस्टिसाइड्स में, यहाँ पर ये क्लोरीन गैस इस तरह यूज होती है. और हाइड्रोजन गैस हमारी मार्गरीन अमोनिया अमोनिया फॉर फ्यूल फर्टिलाइजर फ्यूल्स में, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ऐसे यूज होती है. और यहाँ जो ब्राइन कंटेनिंग NaOH जो यहाँ पर रिलीज हुआ है, ये डिग्रीजिंग मेटल्स में, सोप्स में, डिटर्जेंट में, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स, इन सब चीज़ों में यूज होते हैं. ये तो आपको याद करना पड़ेगा. नेक्स्ट आता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर. जो क्लोरीन होता है, इट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड. द क्लोरीन गैस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. अब ये जो आपका क्लोरीन यहाँ पर रिलीज हुई है ना, ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में मदद करता है. ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेग लाइम. स्लेग लाइम पर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब आप क्लोरीन पास करवाते हो, तो ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कैल्शियम ये फॉर्म हो जाता है, CaClO2. क्या फॉर्म हो गया हमारा, ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड. एक सेकेंड जी. तो यहाँ पर हमारा ये जो इसका जो नाम होता है ना, इट्स कैल्शियम, यहाँ नाम लिख देते हैं उसको, हाइपो हाइपोक्लोराइड. सो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज कि CaClO2 क्या होता है. इट इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड. थ्रू द एक्चुअल कॉम्बिनेशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स. तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेग लाइम लेकर हमने यहाँ पर के क्लोरीन गैस पास कराई, तो फिर हमारा ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म हुआ, दैट इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्लस कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर भी फॉर्मेशन हो जाती है. तो ब्लीचिंग पाउडर कहाँ यूज होता है, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. जब आपको ब्लीचिंग करनी होती है ना कॉटन की, लिनन की, तो वहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है. फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, ब्लीच हम करते हैं वॉश क्लोथ्स में. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज में भी काम आता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर. टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स. ब्लीचिंग पाउडर तब भी काम आता है जब ड्रिंकिंग वाटर को बिना जर्म्स के फ्री करना होता है. अब आता है हमारा नेक्स्ट बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा जिसको इज कॉमनली यूज इन किचन फॉर मेनी टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास.
पकौड़ास या केक वेक बनाने होते हैं, केक बनाना होता है, कप केक बनाना होता है, डोसा बनाना होता है, बैटर वगैरह बनता है, तो उसमें बेकिंग सोडा डलता है हमारा। समटाइम इट इज़ एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, जल्दी कुक करने के लिए तो भी हम बेकिंग सोडा को डाल देते हैं। तो केमिकल नेम जो है इस कंपाउंड का बेकिंग सोडा का, डेट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इट इज प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को मिला के NH4Cl बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, दैट इज हमारा बेकिंग सोडा कंपाउंड नेम। कॉमन नेम इसका यही है, सोडियम हाइड्रोजन बेकिंग सोडा, लेकिन इसका आईयूपैक नेम हम लिखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो बेकिंग सोडा की आपको कहानी यहाँ पर लिखनी है। कहानी लिख लो कि बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला लिख लो। इट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और ये बनता कैसे है, NaCl से बनता है, प्लस वाटर से, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से और NH4 से बनता है मिलकर बेकिंग सोडा। ठीक है, डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इनएक्टिवली? तो ये एक माइल्ड नॉन करोसिव बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, माइल्ड बेकिंग मतलब ये बेस तो है लेकिन ज़्यादा वीक बेस है, इट्स माइल्ड, जो कि नॉन करोसिव बेसिक सॉल्ट है। अगर आप इसको कुकिंग में हीट करते हो ना तो क्या होता है, जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करोगे तो हमारा सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये चीज़ भी याद रखनी है, ये सारे रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गॉट वेरियस यूजेस इन हाउसहोल्ड। यूजेस क्या होते हैं, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर, जब ये हमारा NaCO3 होता है और कोई भी फ्रॉम एन एसिड, कोई भी H प्लस आयन, तो हमारा सोडियम सॉल्ट बनती है ऑफ एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो जो आपका केक जब बनाते हो तो आपका कुछ सरफेस थोड़ा बड़ा जाता है ऊपर, एंड ऊपर से छोटे छोटे होल्स भी देखने को मिलते हैं, मतलब वो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वो सॉफ्ट स्पॉन्जी बनाने में जो मदद क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड करता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। एंटासिड्स में भी एक इंग्रेडिएंट है, बीइंग अल्कलाइन इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। ये वाली बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऊपर ही। इट इज ऑल्सो अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर में भी काम आता है। इसके बाद हमारा था वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड चैप्टर विल बी ओवर। जल्दी से चैप्टर होने वाला है। वॉशिंग सोडा जो कि, ओके रुक जाओ, मैं इसको ऐसे ही सेट रखूं, आई थिंक अब क्लियर होगा। हम्म तो अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज, ये है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट into 10H2. You have seen the above sodium heating by baking soda, recrystallization of sodium carbonate. तो Na2CO3 जो है दैट इज आपका सोडियम कार्बोनेट, इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डाल दो तो Na2CO3 10H2 बन जाएगा। ये भी एक बेसिक सॉल्ट है और इसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो ये जो हमारा वाटर है ना, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, ये सिग्निफाई करते हैं डज इट मेक Na2CO3 वेट। विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट सेक्शन में मिलेगा। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम, मैं इसका बताऊंगी आगे, इसी का बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कुछ आर यूजफुल केमिकल फॉर मनी। तो सोडियम कार्बोनेट जो आपका वॉशिंग सोडा है वो ग्लास में, सोप में और पेपर की इंडस्ट्रीज में काम आता है, और इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड जैसे कि बोरेक्स बनाने में। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस जो होती है वाटर की वो भी रिमूव करने में सोडियम कार्बोनेट ही मदद करता है, यानी कि वॉशिंग सोडा मदद करता है। इसके बाद यहाँ पर आ जाओ, एक्टिविटी का आंसर आपको यहीं मिल जाएगा। तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सिम टू ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन व्हेन वी हीट। हाँ जी, तो मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। Here are few crystals of copper sulfate in dry boiling tube. यहाँ पर क्या कर लिया हमने, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल ले लिए। What is the color of copper sulfate after heating? क्या होगा कॉपर सल्फेट का कलर जब वो हीट होगा? इसका आंसर आपको नीचे मिलेगा। Do you know water droplet in the boiling tube where they have come from? Add 2 to 3 drop water on the sample of copper sulfate obtained from heating. तो अभी यहाँ में क्या करा जा रहा है कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को बर्न किया जा रहा है। आई थिंक इट विल बी विजिबल। हाँ जी, तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो कि ड्राई होते हैं उनमें वाटर होता है क्रिस्टलाइजेशन। जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं उसमें वाटर होता है। जब हम इनको क्रिस्टल्स को हीट करते हैं तो वाटर जो है रिमूव हो जाता है और सॉल्ट होती है वाइट कलर की हो जाती है।
इफ यू मॉइस्चर द क्रिस्टल अगेन विद वाटर यू विल फाइंड दैट ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल रीअपीयर्स। तो जो कॉपर सल्फेट होता है ना, इट इज इन ब्लू कलर का होता है। ये नजर नहीं आ रहा होगा, इधर लिख दो। हाँ जी। तो कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, लेकिन जब आप वो हीट करोगे व्हाइट कलर का हो जाएगा, लेकिन आप उस व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स में जब पानी ऐड करोगे तो दोबारा ब्लू हो जाएगा। ठीक है। तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन है फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट वन फॉर्मूला यूनिट 5 वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट वन फॉर्मूला। केमिकल फार्मूला फॉर कॉपर सल्फेट इज CuSO4 and 5H2O। ये होता है कॉपर सल्फेट का फार्मूला। नाउ वी एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेदर द मॉलिक्यूल ऑफ Na2O3 इज वेट। तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि Na2CO3 जो 10H2O है वो वेट है या क्या है। ठीक है, तो उसके वो क्रिस्टल्स ही होते हैं। वन ऑफ द सॉल्ट व्हिच पोजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। ठीक है, इट हैज 2 वाटर मॉलिक्यूल। ये रहा कैल्शियम सल्फेट। इट हैज द फॉर्मूला फॉर, और ये जो है ये जिप्सम का फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट 2H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन हीटिंग जिप्सम 3 at 373 Kelvin इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जब आपको हीट करोगे ना तो ये बन जाएगा, और इसी सब्सटेंस को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस एज ए सब्सटेंस जो कि डॉक्टर यूज करते हैं फॉर प्लास्टर करने में, फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन। जब बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही यूज होता है। इन सब के फॉर्मुलाज मैं आगे लिखवा दूंगी। इन द राइट पोजीशन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस जिप्सम वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। ठीक है, आप इसको पानी में मिलाओगे तो फिर दोबारा से हार्ड हो जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। Note that only half a water molecule is shown to be attached as water play. प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो टॉयज बनाने में, मटेरियल फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ में मदद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पर मैं आपके इसके सारे फॉर्मूलाज लिखवा देती हूँ। ठीक है, जो आपका समरी है वो मैं यहाँ करवा देती हूँ। एक सेकेंड, मैंने यहाँ से पावर पॉइंट हटा दिया था, मुझे टाइम एक सेकेंड दो, मैं खोल देती हूँ आपकी स्लाइड्स। रुक जाइए। हाँ जी, तो यहाँ पर आ जाता है, मैं आपको जो मैंने ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर, इनके ना फॉर्मूलाज आ जाते हैं, इनको क्या बोला जाता है। तो उसके लिए मैं लिखवा देती हूँ। सबसे पहले तो हमारा कॉमन सॉल्ट ही आती है। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग होता है तो फिर उसके लिए मैं आपको यहाँ लिखवाना मेरे लिए ज़रूरी है। पेन का कलर मैं ऑरेंज ले लेती हूँ, और पेन की थिकनेस कम कर देती हूँ। मेरे साथ लिखिए। कॉमन सॉल्ट सबसे पहली चीज़ आ जाती है जो कि हमारी NaCl है। ठीक है, सबसे पहले हमारी कॉमन सॉल्ट हो जाती है, दैट इज सोडियम क्लोराइड। अब बनता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम दिस NaCl ओनली। NaCl को जब हम वो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की ही फॉर्मेशन होती है, जिसको मैं लिखूंगी NaOH। ठीक है, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर किससे बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है जब हम ये वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, NaCl को हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे होते हैं। आपका ये समरी है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे होते हैं तो हमारी दो गैसेस रिलीज होती हैं, Cl2 एंड H2 गैस रिलीज होती है। तो Cl2 को यूज करके हमने क्या करा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसमें हमने Cl2 गैस पास करवाई। Cl2 गैस पास करवाने से क्या होता है, हमारा एक CaCl2 फॉर्म हो जाता है, दैट इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि हमारा क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमारी आएगी, ब्लीचिंग पाउडर के बाद हमने करना है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा होता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारा क्या है? बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा, और उसका फॉर्मूला आ जाता है NaHCO3। ठीक है, ये हमारा बेकिंग सोडिया बेकिंग सोडा हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में हमने पढ़ा था
दैट इज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 भी होते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा वॉशिंग सोडा है। इसके यूजेस तो आपको थोड़ा सा पढ़ने पड़ेंगे, आपको या समझ आ ही जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है वॉशिंग सोडा के बाद दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसी जो हमारा वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा से पहले हमारा एक वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम, जो है जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 होते हैं उसमें। ठीक है, और जब हम इसको हीट करते हैं ना, तो हीट करने पर ये हो जाता है दिस कैल्शियम सल्फेट, ओह सॉरी, it turns into calcium sulfate dot half of calcium H2O। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और ये जिप्सम है। ठीक है, लेकिन जिप्सम इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब वाटर मिलाएंगे तो इट विल बिकम हार्ड और ये बन जाएगा हमारा वही। अब हमने पढ़ा था एक और चीज़ जो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में पढ़ी थी, ये मैं आपके नेक्स्ट पेज पर लिखवाती हूँ। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में पढ़ी थी जो कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 5H2O। जब इसको हीट किया जाता है व्हेन इट विल हीट, तो इसमें से वाटर हट जाता है और ये CuSO4 ही बन जाता है, और ये वाइट कलर का पाउडर बनता है एंड ये हमारा ब्लू कलर का हो जाता है। ब्लू कलर का होकर हीट करने से वाटर इसमें से हट जाता है। हमारा जो सोडियम कार्बोनेट है दैट इज Na2CO3 10H2O, ये भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में ही हमारा आ जाता है पार्ट। इसके बाद हमारा जो कैल्शियम सल्फेट है दैट इज CaSO4 और ये 2H2O, ये हमारा है जिप्सम। ठीक है, और इसके बाद हमारा आयरन सल्फेट भी होता है, एक और होता है FeSO4 जो कि आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है 7H2। ठीक है, तो ये हमारे कुछ आ जाते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। तो ये मैंने आपका ना थोड़ा ओवरऑल समरी बता दी यहाँ पर, और बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, और बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको मेरी PYQ सीरीज ज्वाइन करनी है, और उसमें लाइफ प्रोसेस के बाद मैं यही वाला चैप्टर करवा लूँगी। थैंक यू सो मच।